कोई भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन? हेलो। सो आज मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको ऑलमोस्ट हमने पहले काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें और भी चीज़ें वैसे कुछ बच रही है। वैसे होने को तो एक्सेल में बहुत कुछ चीज़ें हैं, अगर आप सीखने की कोशिश करें एक्सेल तो शायद अब मुझे लगता है ये 3-3 साल का कोर्स चला जाएगा। बट ऑलमोस्ट जो हमारे यूज में होता है वो ऑलमोस्ट हमने लगभग लगभग ना 95% के आसपास हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। कुछ फंक्शन और बच रहे हैं जो हमने कवर नहीं किए हैं। वो छोटे छोटे फंक्शन हैं, एक एक मिनट से भी कम लगेगा टाइम। पहले मैं वो आपके लिए कवर कर देता हूँ, देन फिर वी लुकअप एंड इंडेक्स मैच आज मैं शुरू करूँगा, ठीक है। एक्सेल में हमारे पास कुछ छोटे फंक्शन होते हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। जैसे एक हमारे पास फंक्शन होता है फार्मूला टेक्स्ट करके फंक्शन होता है। जैसे कोई फार्मूला है तो जब आप फार्मूला लगा देते हैं तो एज अ वैल्यू के फॉर्मेट में हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे मैंने 5 लिखा है एंड इसका मैंने सम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये मैंने जैसे सम लिखा तो मैंने इसको और ये इसको मैंने पास कर दिया एज अ पैरामीटर या एरे, कुछ भी पास कर लो। तो ये इसका सम 7 आ गया। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला देखना हो तो आप फॉर्मूला टेक्स्ट करेंगे और उसका रेफरेंस दें। फॉर्मूला टेक्स्ट करिए, इसका रेफरेंस दीजिए, तो ये इसकी वैल्यू आपको शो करेगा एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में कि यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा है। तो जैसे अपने कोई फार्मूला देख के लगा रहे हो और कहीं और पे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, यानी कि फार्मूला के अंदर भी काफ़ी सारे फार्मूला हैं, तो अगर आप वो लगाने की कोशिश करें और आपको बार बार फार्मूला देखने में दिक्कत हो रही, क्योंकि जब भी आप फार्मूला लगाएंगे ना, अगर आप दूसरे सीट पे भी होंगे या दूसरे वर्कबुक में भी होंगे ना, तो फार्मूला बार में से वो फार्मूला हट जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अब आपको ये फार्मूला दिख रहा है एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप दूसरा जो फार्मूला सेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो फार्मूला आप सेट कर पाएंगे, ठीक है। एंड सेकंड जो हमारा है वो आई एन टी करके एक फार्मूला आता है। आई एन टी का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब हमेशा होता है कि नॉन डेसिमल वैल्यू होती है। वैसे इंटीजर की एक लिमिट होती है कि इंटीजर की जैसे लिमिट होती है 32,767, ये इसकी लिमिट होती है मैक्सिमम, ये इसके ऊपर नहीं जाएगी। तो इसके ऊपर अगर जाना हो तो जनरली डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे फ्लोट, डबल, सॉरी फ्लोट नहीं बोल रहा हूँ मैं, डबल, डेसिमल, काफ़ी और डेटा टाइप्स होते हैं, वो हम यूज करते हैं। एंड जैसे अगर आपने 12 लिखा है तो ये भी इंटीजर है। और देखो इसकी जो लिमिट होती है इंटीजर इंटीजर की ना, एक्चुअल में ये लिमिट होती है माइनस, यानी माइनस इतने से लेके -32,768 से लेके 67 तक, इसके बीच में जो भी नंबर्स होंगे इसको खुद को कंसीडर करके वो इंटीजर का एक रेंज है, वो इंटीजर में फॉल होगी। तो अगर इंटीजर पर को कोई ऑपरेशन करना है तो ये वाला डेटा टाइप लेंगे, इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी या फ्रैक्शनल वैल्यू जिसे बोलते हैं। तो ये 12 है, ये भी मेरा इंटीजर है। अगर मैं कहूँ ये वाली वैल्यू तो ये मेरी फ्लोट में है या डेसिमल कॉल है, इसमें डेसिमल का पार्ट है तो ये इंटीजर नहीं है। तो जब भी किसी भी नंबर्स में से आपको खाली मतलब नॉन डेसिमल वैल्यू चाहिए, जैसे 15 हो गया या कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए, तो आप आई एन टी लिखिए इंटीजर और यहाँ पे उसका रेफरेंस पास कर देखिए। पैरामीटर या आर्गुमेंट जो है वो बोल रहा है नंबर, तो आप इसमें नंबर पास करो या रेफरेंस पास करो तो ये उससे नॉन डेसिमल वैल्यू निकाल के देगी। सेम उसी वे में अगर आपको इसमें से खाली डेसिमल वैल्यू चाहिए तो आप सिंपली ये काम करिए, ये वाली जो रेफरेंस है इसमें से ना आई एन टी को डिडक्ट कर दीजिए या सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप घटाएंगे तो वो डेसिमल वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये थर्ड जो होता है हमारा वो एक कैर करके फंक्शन होता है। कैर जो में आस की वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे आस की वैल्यू से नंबर्स, नंबर से आस की वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम कैर मांगेंगे तो वो हम उसे नंबर्स देंगे। नंबर जैसे आपको पता होगा कि 65 में अगर आप 26 ऐड करें तो जो भी वैल्यू होगी 97, 95 या 93, तो यानी ए बी सी डी वाली वो वाली वैल्यू हमें मिलेगी। अगर जैसे मैं मान लो 65 कह रहा हूँ तो इसका मतलब ए है। एक्चुअल में जो हमारे पास ए बी सी डी या जो भी हम कोई चीज़ ऑपरेशन करते हैं, सबको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमेशा बाइनरी नंबर पे वर्क करता है। तो जो नंबर्स होते हैं उनका बाइनरी नंबर तो आप लोग निकाल लेते हो, तो जो कैरेक्टर होते हैं या जो इमेज होती है, जो लॉजिक होते हैं, वो भी
वो ASCII वैल्यू में इसी कोड के थ्रू चेंज होते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो ASCII कोड होते हैं 256 तक होता है, यानी 256 तक। तो जैसे कहने का मतलब यह है कि 256 में जितने कैरेक्टर आते हैं तो वो सारे कैरेक्टर को हमारा कंप्यूटर सपोर्ट करता है, जिसे आप लोग 32 बीट या 30 जो कुछ भी बोलते हो आप लोग। कुछ जैसे एप्लीकेशन होंगे कि जो कि मतलब यूनिकोड पे वर्क करते हैं, जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, शायद सी है, या आपका वो एप्लीकेशन उस कैरेक्टर को नहीं सपोर्ट करता है यूनिकोड को, यानी वो आपका सिस्टम या जो एप्लीकेशन है ना 256 के कैरेक्टर वाली ASCII वैल्यू को ही सपोर्ट करता है। तो उसमें ABCD ये सारी चीज़ें लिखी हुई वो बड़े आसानी से उस पर ऑपरेशन कर पाएगा और सही सही दिखा भी पाएगा। लेकिन अगर जैसे उसमें कुछ हिंदी के अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, जैसे क ल, या जैपनीज अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं या अरेबिक लिखे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये 256 के बियॉन्ड आती है। तो अगर वो आपका एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता है तो फिर वो उसे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क या हैश 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 करके दिखाएगा, यानी वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आपको ध्यान होगा, जो शुरू शुरू में पहले आप लोगों के पास मोबाइल आते थे उतने स्मार्ट नहीं होते थे, तो उसमें जैसे किसी का हिंदी फ़ॉन्ट सपोर्ट नहीं करता था तो वो क्वेश्चन मार्क करके शो करता था। सो जैसे जो कैर होता है इसी का एक रिवर्स होता है, उसका नाम होता है कोड। अगर आप देखें तो मुझे लगता है 2003 वाले में ये कोड नाम करके जो फंक्शन है इसका नाम आस्की होता था। तो जब ये लिखते थे तो ये उसकी आस्की वैल्यू रिटर्न करके देता था। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं मान लो बी लिखता हूँ तो इसका कोड आपको 66 बताएगा, तो यानी ABCD ऐसे बढ़ती रहती है। लेकिन ये ABCD जो होती है, एक चीज़ और जान लो आप, जो ABCD होती है स्मॉल और कैप्स ABC में फ़र्क होता है, उनकी आस्की वैल्यू की फ़र्क होती है। जो स्मॉल वाला ABCD होता है वो उसका आस्की वैल्यू लेट आता है, यानी वो 97 से स्टार्ट होता है। ये ऐसे चलता रहता है। अगर आप जैसे एक और हमारे पास फंक्शन होता है, मैंने इसमें लिखा नहीं है, तो एक फंक्शन होता है जैसे अगर आप इसे टेस्ट कर रहे हैं कि कैपिटल A इक्वल स्मॉल a, क्या ये दोनों बराबर है क्या, तो ये बोलेगा हाँ दोनों बराबर हैं, दोनों a लिखे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों बराबर नहीं है। अगर आपको इन दोनों को टेस्ट करना हो कि क्या ये रियल में एग्जैक्टली सेम है, तुम्हारे पास एक फंक्शन होता है एग्जैक्ट करके फंक्शन होता है जिसे आपको इसमें टेस्ट करनी है। आप इसमें लिखिए, इसमें आप चीज़ ध्यान दीजिए ना, दो ही चीज़ें एक बार में टेस्ट कर पाएंगे, और यहाँ पे फिर आप दे दीजिए और अब एंटर मारिए। अब ये एग्जैक्टली चेक करके बताएगा क्या ये दोनों सेम है या नहीं सेम है। तो ये फॉल्स बता रहा है, तो एग्जैक्ट ये में एग्जैक्टली मैच करके बताता है। तो देखिए वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि मैं कोड या यूनिकोड लेता हूँ मैं, तो देखो मैंने यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट लिया हुआ है, ल लिया हुआ है मैंने। ल मैंने कहाँ से लिया है भाई मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है। जी मैं अपने कीबोर्ड से नहीं लिख पाऊँगा, मैंने नेट से कॉपी किया था। तो देखो जब मैं यहाँ पे मैं कोड पे लिख रहा हूँ तो जो नॉर्मली हमारा जो कोड होता है, जब आप कभी कॉपी या पेस्ट करते होंगे तो वो आपको कभी कभी पूछता है कि ये यूनिकोड में पेस्ट करना है या ऐसे करके कुछ पूछता है। मैं आपको कुछ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे मान लो मैंने ये चीज़ें यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ पे स्पेशल पेस्ट करने की कोशिश करूँगा मैं, तो वो फिर मेरे पास देखो ऑप्शन आएगा। ये चीज़ें ऑप्शन आगे ना, एक है यूनिकोड का और है टेक्स्ट का। टेक्स्ट का मतलब नॉर्मली जो हमारा होता है ABCD वाला, और यूनिकोड का मतलब होता है कि उसमें जैसे क ख वाले अल्फ़ाबेट्स हो गए, अरेबिक, मतलब नॉन इंग्लिश, जो कि ना बियॉन्ड 256 जिनका ASCII कोड होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ शीश बोला बोला। हाँ बोल। हट सर हम क्लास ले थे। कैसे निकलो ये जाए दे तुम। हम्म सॉरी गाइज, एक कॉल पे बिजी था मैं। सो हाँ मैं यूनिकोड की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरा यूनिकोड का कॉन्सेप्ट था। तो सिंपली देखो जब मैं नॉर्मली जब मैं यूनिकेयर में जब मैं लेता हूँ मैं यूनिकेयर में ये
यूनिकैर। तो यूनिकैर में देखो, जब मैं जैसे कोई नंबर डालूंगा तो ये यूनिकैर जो हमें ये बता रहा है, ये यूनिकैर में ना वो चीज़ें भी फॉल होंगी क्योंकि इसका लिमिट ना उससे ज़्यादा होता है, यानी 256 पे रुक नहीं जाएगा। तो देखो यूनिकैर जो है हमें 65 में इसने भी वही बताया कि ये उसकी वैल्यू ए है, सॉरी 65 से हमारी ABCD स्टार्ट होती है, तो उसकी वैल्यू ए है, यानी कि 65 नंबर पे जो कैरेक्टर होगा आज की वैल्यू में उसकी वैल्यू ए है। यहाँ पे मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, मुझे 65 लिखनी चाहिए थी। हाँ, तो इसकी वैल्यू ये है। ये यहाँ पे आपको फार्मूला टेक्स्ट में वो चीज़ें दिख रही है। और फिर नेक्स्ट जो है मैंने कोड में लिखा, तो कोड जो मेरा एल है वो देखो सही नहीं बता रहा है, क्योंकि जो हमारा कोड वाला जो कॉन्सेप्ट है, कोड वाला हमारा 256 तक ही चलता है। तो 256 तक चलता है, तो अगर मैं 63 लिख रहा हूँ तो 63 जो हमारा होता है सिंबल होता है। ओह सॉरी, 63 था ना, कैर में 63 मांग लो। तो ये मेरा नंबर कुछ सिंबल होता है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। सिंबल मतलब कि हमारा देखो हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल भी होता है, अल्टर भी होता है, शिफ्ट होता है, एंटर होता है। तो ये सारी कंट्रोल्स भी आज की वैल्यू के थ्रू ही रिकॉग्नाइज होती है। तो कंट्रोल या अल्टर को वो यहाँ पे वो शो नहीं कर पा रहा है, बट आज की वैल्यू में देखेंगे तो उसका इमेज बना के आपको समझाया जा सकता है कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से। सो देखो जो मैंने ल लिखा था, ल वाला हिंदी वाला फॉन्ट है, उसकी आज की वैल्यू ये शो कर रहा है 2354 शो कर रहा है। ये इस तरीके से होती है। जैसे अगर आपको ABCD लिखनी है A से लेकर Z तक, तो आप आज की वैल्यू के थ्रू बड़े आसानी से लिख पाओगे आप। अ, ये उसी से रिलेटेड है, इंट का मैंने बता दिया। एक फ्लोर और सीलिंग होता है। जैसे मैं मान लो एक जैसे मैं मान लो लिखता हूँ मैं 65.78 लिखता हूँ मैं। अगर मैं इसे राउंड करूँ, मैं राउंड का फंक्शन लगाऊँ मैं, और ये मैं राउंड कर रहा हूँ, अगर मैं 0 तक बोलूँ तो ये 65.78 है। तो यानी जो 65 है ना, 65 के बाद जो डेसिमल पार्ट है वो 5 से ज़्यादा है। तो इसका राउंड में अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा नंबर फॉर्मेटिंग है उसके अकॉर्डिंग करेगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे जैसे 0 लिख दूंगा तो ये सिंगल 0 डिजिट तक करेगा। तो अब जो मेरा 65 है वो 66 हो जाएगा। तो अब की बार वो 66 हो गया। और अगर मैं इसे एक डिजिट आगे तक लेके जाने की कोशिश करूँ, मैं एक डिजिट में आगे लेके जाता हूँ, तो अब देखो सेकंड डिजिट पे मेरा 7 है, 7 के बाद 8 है, वो भी 5 से ज़्यादा है। तो जो 7 है ना ये 8 हो जाएगा, एक डिजिट तक ये मेरा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 65.8, यानी डेसिमल के मैंने एक डिजिट आगे तक मैंने इसका राउंड अप किया है। ठीक है, वैसे ही अगर आपकी कोई और भी वैल्यू है तो उसे जितने डिजिट तक आप चाहो सिग्निफिकेंट करना आप कर सकते हो, इसे आप यहाँ पे सप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैंने 2 डिजिट करने की कोशिश की तो ये हो गया, क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू है नहीं। अगर इसके आगे कोई वैल्यू होती तो ये उस पर भी वर्क करता। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट करने की कोशिश की, ये 7 8 अभी भी है, लेकिन जैसे इसे मैं लास्ट में जो 4 है इसे मैं 5 के आगे करूँ, मैं 6 करूँ, तो देखो ये एक बढ़ जाएगा। जैसे मैथ में ये होता है एग्जैक्टली यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कोई एक ऐसी वैल्यू पड़ी है, जैसे मान लो मेरे पास एक वैल्यू पड़ी है 65.12, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मैथमेटिकली तो देखो वो नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि अगर डेसिमल के बाद मेरी कोई वैल्यू है ना, तो वो एक ऊपर चली जाए, यानी वो 66 हो जाए। भले ही वो डेसिमल 1 हो या 0.2 हो या 0.8 हो, 0.9 हो, यानी 65 जो है ये 66 हो जाए, यानी एक अपने आप में इंक्रीज हो जाए। तो हमारे पास देखो दो फंक्शन होता है, एक फ्लोर होता है, एक सीलिंग होता है। फ्लोर का मतलब ये चीज़ होती है कि उसे नीचे लेके आएगा, सीलिंग का मतलब होता है ऊपर लेके जाएगा। जैसे आपके मकान में होता है सीलिंग, फ्लोर का मतलब ग्राउंड लेवल वाला जो पार्ट होता है, सीलिंग का मतलब छत होता है। तो ये उसके लिए है। देखो जैसे मैं फ्लोर कहता हूँ मैं, जैसे मैं देखो जब मैं फ्लोर कहता हूँ मैं, तो ये फ्लोर जो है इसे 65 बताएगा। सॉरी, फ्लोर ये फंक्शन चेंज हो गया भाई।
अच्छा, ठीक है, सॉरी। अ, ये फ्लोर में कुछ मुझे लगता है नए वर्जन में कुछ है भाई। देखो जो फ्लोर होता है सिंपली आपको ये वाला पैरामीटर देना जरूरी होता है, सिग्निफिकेंट वाला पैरामीटर। तो जितने लेवल तक का फ्लोर करना चाहते हैं, जैसे एक लेवल करेंगे तो ये सेम रहेगा, दो लेवल करेंगे तो एक और नीचे आएगा 64 हो जाएगा, नेक्स्ट करेंगे थ्री करेंगे 63 हो जाएगा, एक एक कम होगा। तो मैंने यहाँ पे वन लिखता हूँ तो जो 65 है, ये फ्लोर के लिए है। सेम वैसे ही सीलिंग के लिए भी होना चाहिए। सीलिंग के लिए है मेरा, ये नंबर दे दो। और अब सीलिंग में ये जाएगा मेरा 66 तक चला जाएगा, तो एक ऊपर जाएगा ये, ठीक है। वैसे जितना इंक्रीज करना है वैसे कर लो। रैंडम बिटवीन एक फंक्शन होता है जो पर्टिकुलर आप रेंज देते हैं, उसके नंबर के बीच में वो रैंडम नंबर जनरेट करता है। जैसे रैंडम बिटवीन का एक फंक्शन है, आपने ये लगाया, यहाँ पे बॉटम में हमेशा नीचे वाली वैल्यू दोगे। जैसे मुझे मान लो जनरेट करनी है नंबर 12 से लेके मुझे 16 तक नंबर जनरेट करनी है, 18 तक जनरेट करनी है, तो ये नंबर ना उसी के बीच में बार बार नंबर जनरेट करेगा। जिस रेंज में लेके जाना है लेके जाओ, आप देखेंगे 12 से लेकर 18 के बीच में सारे नंबर्स ये जनरेट कर रहे हैं। इसी से मिलता जुलता एक और फंक्शन होता है जिसे हम रैंड बोलते हैं। ये रैंड में हम कोई आर्गूमेंट नहीं देते हैं, सिंपली ये करते हैं, ये डेसिमल में हमेशा आपको वैल्यू देगा और ये अपने आप से ही रैंडम वैल्यू देता है, इसे आप चेंज नहीं कर पाओगे। ये किस तरीके से देता है, किस तरीके से, इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। पैटर्न है लेकिन आप इसे ना ट्रैक नहीं कर पाओगे कि अगली वैल्यू क्या आएगी क्या नहीं आएगी अगली वैल्यू, ठीक है। वैसे हमारे पास एक मॉड का फंक्शन होता है, मॉड वही मैथ वाला मॉड जो डिवाइड करते हैं, तो उसमें आपको जो शेष बताता है या रिमाइंडर बताता है। जैसे मैं कहूँ 10 में अगर मुझे मान लो 4 से डिवाइड करना है, तो नॉर्मली अगर आप डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 4, तो ये तो आपको बता देगा 2.5 बताएगा डिवाइड करके। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे ना उसका चाहिए, जो रिमाइंडर होता है वो चाहिए मुझे। तो मैं लिखूँगा मॉड, लिखो आप, मॉड लिखने के बाद जो नंबर है 10 और जिससे डिवाइड करना है 4 से, तो ये आपको बता देगा कि ये इसका जो मतलब जो रिमाइंडर होगा वो 2 होगा। ये 2 रिमाइंडर है, वो आंसर नहीं है। जैसे मैं अगर यहाँ पे 11 कर दूँ तो ये अब की बार इसका 3 आएगा, 3, क्योंकि इसका रिमाइंडर 3 होगा। ये अपर करके एक फंक्शन होता है हमारे पास, किसी चीज़ को या किसी रेफरेंस को ये अपर या लोअर में चेंज करने के लिए होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कुमार लिखा है, तो जैसे मान लो ये कुमार लिखा है तो इसे सबको अपर में करना है, तो आप यहाँ पे अपर करिए, मुझे सबको अपर में कर देगा। वैसे ही लोअर में है, लोअर में करना है तो लोअर करिए, लोअर करिए, ये सबको लोअर में कर देगा। वैसे ये प्रॉपर है, जैसे देखो यहाँ पे है, जैसे मान लो किसी का नाम मान लो ले लेते हैं राहुल कुमार, तो प्रॉपर का मतलब होता है कि फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है ना वो अपर में रखेगा, बाकी को लोअर में रखेगा। तो आर वाला कैप्स में होगा और फिर के वाला कुमार में से कैप्स में होगा, तो राहुल कुमार, ये तीनों हो गए। ये एक फैक्ट करके फैक्टोरियल के लिए होता है, ये वैसे रियल में कोई ज़्यादा यूज नहीं है। जैसे मान लो अपने फैक्ट लिखा, ये फैक्टोरियल, तो जैसे मैं मान लो 3 कर देता हूँ या 4 कर देता हूँ, तो इसका मतलब होगा, देखो 3 जो है तो इसका मतलब ये इस तरीके से होगा, 3 × 2 होगा प्लस 2 × 3 होगा, यानी 3 × 2 होगा प्लस, हाँ 3 × सॉरी 3 × 2 होगा प्लस 3 का गुणा सबसे होगा ना, मैंने लिखा है भाई फैक्टोरियल 3 3 दूना 6, 1 × 1, 1 × 2 × 3, हाँ सॉरी 1 से होगा, 1 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 3, ये इस तरीके से आपका होगा। यानी जितना आप नंबर देंगे उतने नंबर तक वो हर एक से मल्टीप्लाई होगा एंड देन उसका सम होगा। इसका वैसे कोई यूज नहीं है अभी के लिए,
आप डेटा एनालिसिस में और जगह पे ये यूज मिल जाएगा, या वीबीए में आपको ऐसा सिचुएशन आता है कभी कभी। ये ट्रिम होता है, अगर कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेस है ये उनको रिमूव करने के लिए होता है। जैसे मैं मान लो कोई लिखता हूँ, मैंने शुरू शुरू में देखो 2 स्पेस दिया है मैंने, एंड देन फिर मैंने कुमार लिखा मैंने, और लास्ट में भी मैंने 2 स्पेस दे दिया। तो ये अब आपको देख के पता नहीं लग रहा है स्पेस है या नहीं है यहाँ पे, तो उसे अब आपको हटाना है, या कभी फॉर्मूला लगा रहे हो आपको ऐसा लगता है कि इसमें हो सकता है स्पेस हो, तो आप सिंपली ट्रिम करिए। देखिए ये वाला कुमार शुरू से है और ये वाला कुमार 2 स्पेस छोड़ के है। ये ट्रिम खाली बीच में, सॉरी शुरू या लास्ट में कुछ लगा रहता है तो उसी को रिमूव करता है। अगर बीच में कुछ है ना तो ये उसकी नहीं गारंटी है कि उसे वो हटाएगा फिर, ठीक है। तो देखो ये आर जो है बीच में वो उसे नहीं हटा पा रहा। और स्पेशल कैरेक्टर यानी देखो मैंने इसमें एंटर मारा है, एंटर मारा हुआ है मैंने, आर के बाद मैंने एंटर मारा है यानी लाइन ब्रेक की है, अल्ट प्रेस करके एंटर मारा है मैंने, लाइन ब्रेक कर दी। तो ये भी उसके साथ सही से ट्रीट नहीं कर पा रहा। तो अगर नहीं कर पा रहा तो फिर हम सब्सटीट्यूट लगा के इसे हटा लेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारे बेसिक फंक्शन थे जो हमने इसमें कवर कर लिए। और अब इसमें एक चीज़ मैं आपको लोगों को बताना भूल गया था कि जो हमारा इफ़ वाला जो कंडीशन होता है, इफ़ के अंदर हम 64 कंडीशन डाल सकते हैं। तो 64 हमारा सफिशिएंट है, बस जानने के लिए जान लो, वैसे इसमें कुछ है नहीं। कल मैं आप लोगों को इंडेक्स एंड मैच बता रहा था, इंडेक्स और मैच के बाद मैं वी लुकअप बता रहा हूँ मैं। तो मैं मुझे लगता है आप लोगों को मैच क्लियर है ऑलमोस्ट। मैं इंडेक्स मैच से ही शुरू करता हूँ। मैं कोई डेटा ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला मेरा डेटा है, आप ध्यान से देखिए इसे। जैसे मैं मान लो यहाँ पे मुझे आईडी जानना है, आईडी मिली हुई है, जैसे मान लो मुझे यहाँ से कुछ रैंडम आईडी उठा लीजिए। एंड मुझे मान लो ना जानना है कि उसका ईमेल आईडी क्या है, यानी जिसकी ये वाली आईडी है उसकी ईमेल आईडी क्या है। सो देखो जिसकी ये वाली आईडी है तो सबसे पहले आप इंडेक्स लो जिसमें आपको सर्च करना है। अब दोनों को एक साथ में बता रहा हूँ मैं। तो देखो लेने को तो अपना पूरा का पूरा रेंज ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो मैं पूरा ले लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे काफ़ी जगह पे आपको पूरा ही लेते हुए फार्मूला में दिखाई देगा। आप इसको लॉक कर लो क्योंकि आप यही वाला फार्मूला ना अलग पे भी ड्रैग करोगे, जब नीचे जाओगे ना तो ये एक खिसक के ये इस तरीके से चला जाएगा। एक नीचे जाओगे तो ये इस तरीके से खिसक के चला जाएगा, फिर दूसरे वाले फार्मूला में जाओगे तो ऐसे खिसक के चला जाएगा। तो हो सकता है आपकी कोई वैल्यू ना बाहर निकल ना जाए, इसलिए मैं डॉलर लगा के मैंने लॉक कर लिया है, ठीक है। अब रो नंबर है फिर कॉलम नंबर है। तो देखो ये वाला अगर हमें ये चीज़ पता लग जाए ना कि ये जो आईडी है 88010062, यानी ये 62 वाला ना कहाँ पर है, तो हम बड़े आसानी से उसकी मेल आईडी निकाल लेंगे। सपोज करो अभी के लिए मान लो ये वाली आईडी अगर आप मैनुअली देखो इसमें टेस्ट करो तो देखोगे आप ये सेकंड नंबर पे है। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और ये फिर तीसरा पूछ रहा है कॉलम नंबर। तो अब की बार हमने जो इंडेक्स के लिए, ये इंडेक्स की बात हो रही है, तो इस इंडेक्स में ना काफ़ी सारे कॉलम हैं। तो अब आपको कॉलम नंबर देना ना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले अगर कॉलम 1 था तो देना जरूरी नहीं था। तो अब आप ईमेल के लिए काउंट करो कॉलम कितना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कॉलम नंबर आप 4 देंगे, ठीक है। अब 4 दे दीजिए, तो अब आपको मेल आईडी मिल गई उसकी, ठीक है। तो अब ये हर एक जो मेल आईडी है ना, सॉरी हर एक की जो एम्प्लॉय आईडी है, जो आईडी है कुछ भी कह लो, हर एक की जो आईडी है, अगर ये वाली जो आईडी जो मैंने मैनुअली लिखा था, अगर मैं इसे ना फॉर्मूला के थ्रू मैं आइडेंटिफाई कर लूँ कि ये कौन से पोजीशन पे है, तो फिर मेरा ये वाला इंडेक्स मैच वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा पूरा ऑटोमेटेड। क्योंकि अभी तो देखो 2 है, अब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो फिर इसे देखूंगा कि ये वाला कौन से नंबर पे है, ये वाला नंबर 3 पे है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा, तो मेरा फार्मूला जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा।
तो मतलब मैं हर एक फार्मूला को मैं मैनुअली चेंज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर कोई अभी आईडी चेंज हो गई तो फिर मेरा फार्मूला वर्क नहीं करेगा। तो मैं हर एक को जो मैं मैनुअली टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 और 2, वो नहीं लिखूंगा, वो मैं फार्मूला के थ्रू लेके आऊँगा। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एक मैच करके एक होता है फंक्शन। तो मैच फंक्शन से हमें ये चीज़ें पता लग जाती है ना कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे है, किस रेंज में। तो देखो जो चीज़ें मुझे ढूंढनी है, जैसे मान लो मुझे ये चीज़ ढूंढनी है कि ये चीज़ कौन से पोजीशन पे है, तो आईडी में ढूंढूंगा। मैंने बताया था कि ये उसी डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ पे मैंने वो वाला रेंज ले लिया, और जीरो ले लो, अभी तक जीरो ही लो, फाइनली एक्सप्लेन कर दूंगा हम जीरो वन माइनस क्यों लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने। तो देखो ये बता देगा 2 है इसके लिए। औरों को भी चेक करना है तो आप इसे लॉक करो, रेंज को आप लॉक कर दीजिए या फ्रीज कर दीजिए। सॉरी गलत सेलेक्ट हो गया, हमें ये पहला वाला नहीं लॉक करना है क्योंकि हमें नीचे मूव तो करना है। तो ये वाला 2 हो गया, इसे नीचे करूँगा 3 होगा। अब 3 जो है ये इसके लिए बता रहा है क्योंकि देखो A13 जो है मैंने इसे लॉक नहीं किया, और एक नीचे जाऊँगा तो ये भी एक नीचे जाएगा फार्मूला, तो 14 पे आ जाएगा। तो देखो अब ये इसकी बता रहा है। तो यानी अगर आप इसको देखो तो जो चौथे नंबर पे है, अगर मैं इसका नंबर में चेंज करूँ, कुछ भी मैं नंबर चेंज करूँ तो देखना वो फार्मूला में भी चेंज हो जाएगा हमारा। तो देखो ये 7वें नंबर पे है। तो ये वाला जो मैंने फार्मूला लगाया हुआ है ना, यही वाला फार्मूला हम उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो आप। यहाँ पे जो 2 था तो देखना ये वाला हमारा सबके लिए सही चीज़ें बताना शुरू कर देगा। यहाँ पे हमने पेस्ट किया इस फार्मूला को, और इसे ड्रैग कर लो सबके साथ में, तो सबकी मेल आईडी सही बताने लगा। अब जैसे मान लो मुझे फ़ोन नंबर जानना है, फ़ोन नंबर का मुझे रिक्वायरमेंट है, तो सेम उसी वे में आप लगाओ, इंडेक्स लिखो, अब ये पूरा रेंज लीजिए, अब इसे लॉक कर दीजिए क्योंकि मूव ना हो। और फिर देखो जो 2 आ रहा था यानी रो नंबर, तो मुझे रो नंबर के लिए ये बोल रहा है, तो ये रो नंबर को ही हमें ट्रैक करना है कि ये कौन से पोजीशन पे ये वाली वैल्यू रो में पड़ेगी। इस इंडेक्स की मैं ऑल ओवर सीट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ऑल ओवर सीट की बात देखें तो ये जो 10062 वाला है ये ऑल ओवर सीट में तीसरे नंबर पे है। नहीं, मुझे जो मैंने इंडेक्स सेलेक्ट किया ना उसमें मुझे बताना है उसी के रेंज में कि ये कौन सी पोजीशन पे है। तो जो मैंने यहाँ पे जो रेंज सेलेक्ट किया वो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। तो मैं मैच लिखूंगा, मुझे इसे सर्च करनी है। तो सर्च भी जब करूंगा ना तो ध्यान रखना ये इसी के रेंज से हो, क्योंकि इसी के बीच में काउंट करेगा। अगर मैं आईडी को भी ले लूँ मैच के रेंज में ना, तो फिर वो वहाँ से काउंट करना शुरू करेगा, वो मुझे बताएगा तीसरे नंबर पे है। लेकिन बेस्ट अप्रोच है जितना आपने इंडेक्स लिया है उतना ही मैच लो, दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगी कि हाँ कौन सी चीज़ें कहाँ से लेनी चाहिए। अगर आपने इंडेक्स कम लिया है, मैच के लिए आपने रेंज ज़्यादा ले लिया है, तो भी आप उसे एडजस्ट कर पाओगे प्लस या माइनस करके, ठीक है। नहीं तो वो कुछ और ही बाहर आ जाएगा कभी, और यहाँ पे आप जीरो दे दो। अब इससे तो हमारा जो मैच बता देगा कि ये कौन से रो में है, और अब कॉलम के लिए आप बता दो कि कौन से कॉलम में। देखो इतना जो मैच है ना वो मैच रो के लिए बताएगा। अब ये वाला काम खत्म ना। देखो रेफरेंस एरर आया है, रेफरेंस एरर का मतलब कि हमने कोई रेफरेंस गड़बड़ की है। रेफरेंस गड़बड़ मतलब कॉलम नेम नहीं दिया है। तो फ़ोन के लिए हमारा कॉलम होगा 1 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो मैंने 5 लिख दिया, तो ये उनका फ़ोन नंबर कॉलम नंबर 5 के में पड़ा हुआ है। तो देखो हर एक की फ़ोन नंबर सही है, सही। अगर किसी का आप चेंज करो तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही चेंज हो जाएगी। तो देखो इसकी चेंज हो गई। सेकंड ये चीज़ सिचुएशन हो सकती है कि ना आप वो इंडेक्स ना पर्टिकुलर इंडेक्स से ही लो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे जैसे मान लो मुझे ना ईमेल जानना है, तो मैं इंडेक्स में अब की बार ना खाली जिसमें मुझे देखना है खाली उसी का लूँगा। मैं मान लो खाली मैंने यही इंडेक्स लिया, और बेस्ट अप्रोच है ना आप इंडेक्स में एक ही लिया करो। अगर आपका डेटा एक ही बार में एक चीज़ निकालनी है तो कई सारी, जैसे इसी डेटा से आपको यहाँ पे लुकअप लगा के फ़ोन भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालना है, तो आप पूरा रेंज लो। बट ऐसा लेने पे फ़ायदा आपका ये रहेगा, सपोज आपके पास मान लो 2 लाख रो की ना डेटा है, और अगर आप उसमें ना
जैसे मान लो आपके पास 10 रो का या 15 रो का डेटा है, सॉरी 15 कॉलम या 10 कॉलम का डेटा है, और आपने पूरा का पूरा रेंज ले लिया, उसकी प्रोसेसिंग टाइमिंग जो है थोड़ा ज़्यादा होगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा कम ही रखें, आपका फ़ायदा है, क्योंकि मेमोरी में स्पेस कम रहेगी तो ये तेज़ी से काम करेगा आपका सिस्टम। फिर अब आप यहाँ पे मैच लगाइए, मैच में जिसे ढूंढना है आप वो चीज़ें सेलेक्ट करिए। किस कहाँ पे ढूंढनी है, ये आईडी आईडी में ही आके ढूंढेगा मैच, ये बताएगा मैच कि ये वाला आईडी इस मैच में इस आईडी वाले रेंज में कौन सी पोजीशन पे है, 0 लगा लो। और अब देखो कॉलम नंबर 2 चाहे मत दो, क्योंकि मैंने एक ही इंडेक्स सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कॉलम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक दे भी देंगे तो भी बेस्ट है, नहीं देंगे तो भी कोई एरर नहीं है। तो देखो मैंने एक कॉलम दिया है तो भी वर्क कर रहा है, अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो भी मेरा कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि रेंज एक ही है तो कोई इशू नहीं है। वो एक कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंड कर लेता है, या एक है तो देने की जरूरत भी नहीं। ये मेरा इंडेक्स और मैच था। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपने फ़ोन नंबर से आपने लोगों के ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये आईडी भी ट्रैक कर पाओगे आप, क्योंकि हम मैच देख रहे हैं और मैच से मिलने पे पता लग रहा है कि कौन से रो पे है। फिर उस कॉलम में चले जाओ, वो कॉलम दाएं भी हो सकता है बाएं भी हो सकता है, तो इसमें हमारे लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जबकि होगा आपके साथ कि जैसे मान लो आपने वी लुकअप पढ़ रहे हैं, तो वी लुकअप हमेशा ये इस डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि न ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, ये कभी ऐसे नहीं कर पाएगा। तो इसका जो एक प्लस पॉइंट है, जैसे मैं मान लो मैंने फ़ोन नंबर ले लिया और मान लो मुझे ईमेल आईडी लेनी है, और फिर ओ सॉरी, ये तो मुझे फार्मूला से लेके आना है, फिर उसके बाद मुझे लास्ट नेम लेके आनी है। ठीक है, तो आप इंडेक्स लीजिए, जो भी पूरा रेंज है पूरा रेंज सेलेक्ट कर लें। आप हेडर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, कहीं से भी सिलेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लॉक कर लीजिए, और फिर रो को जानने के लिए मैच लगा लो, तो आपको पता लग जाएगा ये फ़ोन नंबर ना कौन सी रो में है इस रेंज के। मेनली मैं मैच इसीलिए बार बार लगा रहा हूँ मैं। एंड फिर ये वाला आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, इसे भी लॉक कर लीजिए, फिर यहाँ पे 0 कर लो। अब आप देखो, अब आपको फ़ोन नंबर जानना है, तो अब आप काउंट करो, सॉरी मेल आईडी जाननी है, तो अब आप काउंट करो कि ना आपका फ़ोन ना कौन से रो नंबर कौन से कॉलम नंबर पे है। कॉलम नंबर 1 होगा, कॉलम नंबर 2 होगा, कॉलम नंबर 3 होगा, कॉलम नंबर 4 होगा। ठीक है, तो अब आप 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो कॉलम नंबर का भी पैरामीटर पास हो गया, तो देन आपकी मेल आईडी बता दिया। अब ये गलती आप मत करना कि ना, ऐसा मत सोचना कि ये मैंने जो मेरा फ़ोन है, फ़ोन से कॉलम नंबर गिनना शुरू करोगे कि इधर के लिए तो -1 होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। कॉलम नंबर जैसे काउंट होता है हमेशा इधर से ही काउंट होगा किसी भी सिचुएशन में। तो वैसे ही लास्ट नेम के लिए भी जानना है, तो अगर देखो आप लास्ट नेम में जान रहे हो ना, तो ये वाला जो मैच है ना, देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, सपोज करिए अभी के लिए तो मेरा फॉर्मूला इस तरीके से है, ये वाला फ़ोन को मैच वाला ये रेफर करा जो E12 है। ठीक है, अगर मैं यही वाला फार्मूला मैं यहाँ पे लेके आऊँ, तो अब आप देखेंगे कि मेरा एन ए हो गया। एन ए इसलिए हो गया क्योंकि जो मैच वाला जो पार्ट है ना, अब ये चीज़ें जो यहाँ पे होनी चाहिए थी, ये वाली चीज़ें मैच के अंदर जो E12 था वो मूव हो गया, तो इसे लॉक करना चाहिए था। हमें लॉक करना चाहिए कि ये ना हमारे कॉलम में ना मूव हो, तो मतलब ई को हमें लॉक करना चाहिए, या जो एफ था उसे लॉक करनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ें जो है इसे लॉक करो, डॉलर लगाओ आप, ई को लॉक करो, रो को छोड़ के रखना, क्योंकि नीचे तो जाना है, फार्मूला नीचे बढ़ाना है हमें। तो देखो ई को मैंने लॉक कर दिया, 12 को मैंने फ्री रखा है। अब ये वाला फार्मूला आप ड्रैग करिए नीचे के लिए, नीचे चला गया, सब पे अप्लाई हो गया। अब ये फार्मूला यहाँ पे लेके आओ, देखो अब ये वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो लास्ट नेम था, तो लास्ट नेम हमारा कॉलम नंबर 2 होगा, तो यहाँ पे कॉलम नंबर आप 2 कर दीजिए, 2 कर देंगे आप, आपका फार्मूला वर्क करने लगा बेटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा इंडेक्स मैच वर्क करता है। बाकी आप देखेंगे आपके लिए वी लुकअप जो है काफ़ी आसान लगेगा इससे, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी जगह होगी, काफ़ी सिचुएशन ऐसा होगा कि वी लुकअप आपका वहाँ पे काम नहीं करेगा, आपका इंडेक्स मैच ही काम करेगा। और सेकंड चीज़, इंडेक्स मैच वी लुकअप से फास्ट होता है। अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि इंडेक्स मैच में मैं 2 फार्मूला लगा रहा हूँ, तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि इंडेक्स में हमारे पास ये फैसिलिटी होती है, अगर यहीं वाली जो मेल आईडी है ना, यहीं वाली मेल आईडी अगर मुझे निकालना हो तो मैं एक ही रेंज में पास करूँ। मैं जैसे मान लो मुझे मेल आईडी जानी तो खाली मैं इसी को पास कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर मैंने मैच लगाया इसके रिस्पेक्ट में मैंने मैच लगाया और ये चीज़ें यहाँ पे दे दी मैंने, और फिर मैंने जीरो कर दिया। और कॉलम नंबर देने की जरूरत नहीं, एक ही कॉलम मैंने इंडेक्स के लिए सेलेक्ट किया है मेल के लिए, तो ये मेल आईडी हमें बता देगा करेक्ट। तो यहाँ पे जो मैंने इंडेक्स के लिए जो रेंज लिया है वो खाली मेल के लिए लिया है, और मेरा रेंज D2 से D8 है, यानी खाली D कॉलम वाला। लेकिन अब जब VLOOKUP लगाएंगे तो आपको पूरा का पूरा टेबल से ही लेना होगा। जैसे आईडी पे लगा रहे हैं तो आपको इतना पूरा लेना पड़ेगा। तो इतना पूरा जो हमारा कॉलम बनेगा या रेंज बनेगा, हमारे लिए एक बड़ा एरे बनता है। जैसे अगर आप मान लो ये आपने लिया है और आप इसे एक्सप्लोर करके देखने की कोशिश करो, तो इसमें बहुत सारा बड़ा सा रेंज बन रहा है, इतना सारा रेंज बन रहा है, जबकि हमें खाली नीड मेल आईडी की ही चाहिए। तो जबकि अगर हम इसमें बनाने की कोशिश करें, इंडेक्स मैच में जब आप हम बनाते हैं, तो इंडेक्स में हम एक छोटा सा ही बनाते हैं, इतना ही बनाते हैं हम। मेल आईडी जानना है तो इसका जो है हमारा छोटा बन रहा है, इसमें एरे खाली मेल मेल का बन रहा है, तो इसमें आईओ कॉस्ट कम लगेगी, हमारा फॉर्मूला थोड़ा फास्ट चलेगा। बाकी एक बार फिर से VLOOKUP के साथ मैं इसे मर्ज करके बताऊंगा डायनामिकली कैसे बनाते हैं। अभी के लिए अब शुरू करते हैं अपना VLOOKUP। ठीक है, तो ये मेरा डेटा है, इसी पे हम वर्क करेंगे। ये डेटा हर जगह मैं रेफर करूँगा। तो देखो VLOOKUP का मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया आपके लिए। VLOOKUP का मतलब होता है वर्टिकल, यानी जो आपका डेटा होगा वो अरेंज होगा, वर्टिकली अरेंज होगा। यानी कि जो ये वाला जो नाम है वो नाम नीचे के वे में अरेंज होगा। ठीक है, टेबल आपका जो हेडर होगा, हेडर हमेशा आपका रो में होगा, यानी इस तरीके से होगा, वर्टिकल होगा आपका डेटा। ये सारा डेटा आपका वर्टिकल है। और सेम यही डेटा अगर आपका हॉरिजेंटल अलाइन हो जाए, जैसे ये पार्ट नंबर है, अगर शायद आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसका फॉन्ट साइज। ठीक है, तो देखो ये वाला आपका यहाँ पे डेटा जो है हॉरिजॉन्टल अलाइन है, तो ये इसमें हम HLOOKUP यूज करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब कि देखो यहाँ पे पार्ट नंबर लिख दिया है ना, तो ये पार्ट नंबर 1 की बात कर रही है, ये कोई और पार्ट नंबर है, जो कोई और पार्ट नंबर है, जो कोई और पार्ट नंबर है, ऐसे हर कोई है। फिर जैसे ये पार्ट नंबर है तो इसका डिस्क्रिप्शन ये है, इसका फ्लाइट मीटर्स ये है, इसका ये है, तो यानी इसका एक रिकॉर्ड है, एक डेटा पूरा ये है, इसका ये है, कार्लोटा का ये है, क्वाड का ये है, तो सो ये ऐसे है हर कोई। तो दोनों डेटा सेम है, दोनों का मतलब खाली अपीयरेंस चेंज है, इसमें और कुछ अलग नहीं है। अब हम आते हैं अपने लुकअप पे आते हैं, हम लगाते कैसे हैं लुकअप। तो जैसे देखो यहाँ पे मान लो कि एक मैंने कोई मान लो यहाँ पे वैल्यू ले लो, ये बुमरैंग लिखा है, कोई भी यहाँ पे लिख दो अभी के लिए, बेलन लिख दो। अब इसकी मुझे ना प्राइस जाननी है। ठीक है, तो इसका प्राइस कितना है यहाँ पे, ये चीज़ें जाननी है, कोई भी ले लो। तो अब आप यहाँ पे वी लुकअप लिखो, ये बोला लुकअप वैल्यू मेरी ये है, तो ये सेलेक्ट करो आप। एक वैल्यू है तो लॉक करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर अब ये बोला ना टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब पूरा का पूरा जो टेबल का रेंज है वो ले लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे नेम मैनेजर यूज किया हुआ है, इस पूरे टेबल का नाम वी टेबल है। ठीक है, और फिर कॉलम इंडेक्स क्या है, कॉलम नंबर 1 2 3 4, प्राइस के लिए कॉलम नंबर 4 होगा। और मैंने बोला है हमेशा अभी के लिए फॉल्स लो, जीरो लो, मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो बेलन का है यहाँ पे 26.95। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्वाड कर दूँ तो ये 35.95। किसी को इसमें किसी को कन्फ्यूजन ये टेबल नेम की वजह से, एक्चुअल में देखो जो वी टेबल है ना, ये इसका नाम लिखा हुआ है वी टेबल। तो देखो ये वी टेबल इस टेबल का नाम लिखा है, अगर ये टेबल ना हो मेरे लिए, मैं इसे रेंज में चेंज कर दूं तो मैं वहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉपर रेंज दूंगा मैं। ये नेम मैनेजर में मिलेगा, इसका नाम वी टेबल है। देखो वी टेबल है, मैं अगर इसे मैं डिलीट कर दूं, मैं
तो आप देखोगे ये यहाँ पे वी टेबल लिखा था तो ये मेरा एरर आना शुरू हो गया। तो मैं इसे फिर से रेंज दूंगा मैं ढंग से, तो देखो ये सही काम करने लगा। ठीक है, और मुझे इसमें डायनामिकली चेक करनी हो, मैं चाहूँ कि डायनामिकली चेंज करूँ, तो देखो डेटा वैलिडेशन लगा जो अल्ट डी और एल प्रेस करो, ये चीज़ें आगे भी आएंगी। तो मुझे लिस्ट लेनी है कि मेरा लिस्ट क्या होगा, तो यहाँ से वो सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लो आप। यहाँ पे भी नेम मैनेजर यूज किया हुआ है, इसका नाम DL बूमरैंग है। अब देखो यहाँ पे जो सारी चीज़ें चेंज होगी मेरी, तो जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज होगी तो प्राइस उसके अकॉर्डिंग अपने आप लुकअप लगा हुआ है मेरा फार्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग वो फार्मूला से कैलकुलेट होके आती रहेगी। और ये इसमें मान लो मुझे टोटल जानना है, तो ये यहाँ पे मेरा यूनिट पड़ा हुआ है, यूनिट से उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये मेरा ऑपरेशन होता रहेगा। यानी यहाँ पे लुकअप लगेगा, लुकअप लग के यहाँ से प्राइस आती रहेगी एंड देन प्राइस में मल्टीप्लाई होगा और उसी टाइम में साइमल्टेनियसली मुझे मेरा टोटल भी रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए जो चीज़ें लिखा हुआ है, जो हमारा फर्स्ट टेबल है, जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वी लुकअप का, जो चीज़ें लुकअप करने के लिए होती है उसके लिए होता है, और ऐसी सारी चीज़ें लिखी हुई है। टेबल जो हमारा सेकेंड आर्गूमेंट होता है एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लिखेंगे, और जो हमारा अप्रॉक्सीमेट हो जाए उसके लिए हम 1 लिखेंगे या ट्रू लिखेंगे। सो थर्ड वाला देखो, अब जैसे मान लो मैंने कुछ गलती कर रहा हूँ, ये उसके लिए होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी नाम ले लो, जैसे मैं मान लो बेलन ले लेता हूँ यहाँ पे नाम। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो सिचुएशन ये होगा, मुझे प्राइस जाननी है। वी लुकअप लगाओ आप, वी लुकअप लगाने के बाद ये भी ना नेम मैनेजर से नाम हटा देता हूँ मैं अभी के लिए, शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। नेम मैनेजर का फ़ायदा है कि आपको बार बार रेंज सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती है, नाम लिखो आपके सामने वो दिखने लगेगा या आ जाएगा, तो उसका फ़ायदा ये भी है। तो उसे लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार आपको। ये मुझे लगाना भी लुकअप, और मुझे प्राइस जानना है, तो प्राइस कॉलम नंबर 1 2 3 होगी, तो कॉलम नंबर 3 होगी, और यहाँ पे हमने 0 कर दी मैंने। तो देखो ये एन ए बता रहा है, एन ए का बता रहा है कि ये जो बैलेंस लिखा है ना, ये एन ए एक तरीके से आप इसे एरर कह भी सकते हो या एरर नहीं भी कहो। बहुत जगह पे आप इसे देखोगे तो ये एज ए एरर नहीं कंसीडर होता है, क्योंकि ये मैंने जो फार्मूला लगाया है वो एक तरीके से हर एक चीज़ सही है, इसमें रेफरेंस भी सही है, सारी चीज़ें सही है, तो एरर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ना वो वैल्यू अवेलेबल नहीं, इसे नॉट अवेलेबल भी बोलते हैं, तो बेलन है नहीं, क्योंकि इसकी स्पेलिंग देखो BALL करके है, तो वो हमारे इस डेटा सेट में नहीं है। अगर मैं इसकी स्पेलिंग सही कर दूं तो बताने लगेगा कि है। तो ये चीज़ें बोल रहा है कि अगर मान लो कुछ ऐसा एरर आता है ना, तो आप उसे कैसे टैकल करोगे आप, तो देन ये उसके लिए है। जैसे मैं मान लो चाहता हूँ कि ये चीज़ें अगर देखो ना मिले तो मुझे वो क्या बताए, तो देखो अगर ना हैश एन ए होता है, तो हैश एन ए के लिए हमारे पास एक एरर होता है, एक एरर हैंडलर होता है हमारे पास। एक्सेल में 3 एरर हैंडलर होते हैं। हाँ, मेरे एक्सेल में देखो 4 तरीके के एरर हैंडलर होते हैं। जो हमारा पहला वाला होता है इच एन ए जो होता है, ये इसमें इच एन ए में ना खाली एक ही आर्गूमेंट सब देते हो, जैसे इच एन ए, तो ये बोलेगा ना कि अगर जैसे कोई वैल्यू इच एन ए आ गई ना, तो ये उसके लिए ट्रू बोलेगा या फॉल्स बोलेगा। अगर कोई एरर आई है, ये हैश एन ए वाली एरर देखो मैंने आगे लिखा है टेस्ट फॉर द हैश एन ए एरर, तो अगर ये हैश एन ए वाली एरर आई है तो वो उसके लिए ट्रू बोलेगा। तो यहाँ पे हमारे साथ ये वही चीज़ें हैं। ठीक है। तो देखो जो हैश एन ए आ गई है, तो मैं यहाँ पे
इज एन ए वाला एरर रिफ्लेक्ट करूंगा, क्योंकि देखो जब ये हैश एन एरर आई है तो मैं इसे ट्रू में चेंज कर लूंगा मैं, ठीक है। तो मैं इसे बोलूंगा इज एन ए, अगर एरर आ जाए ये वी लुकअप लगने पे तो तो ये मेरा बताए, तो ये देखो ट्रू बोलेगा, यानी एरर आई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना एक इफ लगा दूंगा, मैं इफ लगा दूंगा मैं, और इफ लगाने के बाद अगर ये ट्रू होगा तो मैं लिख दूंगा कि नॉट अवेलेबल इन डेटा। और अगर मान लो एरर नहीं है तो तुम्हारा फिर वी लुकअप रन होना चाहिए प्रॉपरली। वी लुकअप ये वाली वैल्यू, और ये आप ये वाला रेंज ले लो। ओह सॉरी, फिर से मैं रेंज ले रहा हूँ मैं, मतलब मैं वी लुकअप में दो बार लगा रहा हूँ मैं, और दोनों का मतलब सेम है। देखो आपको मैंने बताया कि जब इज वाला आपको पता भी होगा, जो इफ होता है, इफ में अगर देखो यहाँ तक पूरा इफ का ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो लॉजिक टेस्ट करता है। लॉजिक टेस्ट का करने का मतलब कि वो ट्रू या फॉल्स में वो चीज़ें आएंगी। तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताया कि जो इज एन ए होता है, इज एन ए में अगर आप कोई आर्गूमेंट्स दोगे तो आपको वो ट्रू या फॉल्स बताएगा। देखो इज एन ए जैसे मैंने लिखा है कि ये एन ए वाला फॉर्मूला है, अगर मैं इसमें 5 लिखूं तो ये वैल्यू है तो वो उसे फॉल्स बताएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई वैल्यू नहीं है इज एन ए में, या एन ए टाइप की कोई आई एरर ना, तो उसके लिए वो फिर आपके लिए ट्रू या फॉल्स उसी के अकॉर्डिंग बताएगा। अगर जैसे कोई वैल्यू एन ए टाइप की है तो वो उसे फिर एक सेकंड भाई, एन ए कोई मेरे पास वैसा डेटा नहीं है। जैसे सॉरी, जैसे मान लो 1 5 3, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, एंड ये डी मान लो, ठीक है। मैं मैच लगाने की कोशिश करता हूँ और ये पूछता हूँ कि ये डी कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। तो मैंने ये लगाया, डी के लिए लगाया मैंने, ये मैंने रेंज लिया और मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दिया, नहीं लगाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो ये एन ए बता दिया है। ये एन ए कहने का मतलब है कि हमने पूछा डी कौन सी पोजीशन पे है, तो वो बोल रहा है एन ए नॉट अवेलेबल, तो डी उसमें है ही नहीं। तो अब मुझे लगाना हो कि ये वाला मेरा एरर आ गया नॉट अवेलेबल का, अगर मैं इच एन ए लगाऊँ तो ये मेरा ट्रू बताएगा इसका आंसर अब की बार, कि एन ए वाला जो हमारे कंडीशन मेट हो गई। और अगर मैं यहाँ पे सी कर दूँ तो फिर वो फॉल्स बताएगा। तो सिंपली यही कहने का मतलब है कि जो इज एन ए होता है, ये मैं सिचुएशन चेक करके बता देता है कि ये वाली एरर आई है क्या, इसके अलावा और कोई एरर आएगी ना तो इज एन ए नहीं वर्क करेगा, खाली ये नॉट अवेलेबल वाले के लिए एरर वर्क करेगा। जैसे अगर आप चाहते हो कि जैसे आप इज एन ए से आप टेस्ट करने की कोशिश करो, इज एन ए, ओह सॉरी, इज एन ए, इज एन ए से जैसे आप टेस्ट करने की कोशिश करो 2/0, तो ये इसे फॉल्स बताएगा, क्योंकि ये दूसरे टाइप की एरर है। 2/आप 0 करो तो ये डिवीजन नॉट बाई 0 वाला एरर है, तो ये खाली एन हैश एन वाले पे 0 पे वर्क करता है। सो अब वापस अपने फार्मूला पे आते हैं। तो अगर मैंने बोला है कि इफ़ में मैंने ये चीज़ें लिखी है कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाए, ट्रू तब होगी जब ये वी लुकअप वाला जब एरर देगा एन ए वाला। तो हैश एन ए वाला इसने एरर दे दिया तो ये वाला कंडीशन इतना पार्ट ट्रू हो गया। ट्रू होने पे ये वाली कंडीशन रन होगी और ये दे देगा नॉट अवेलेबल इन डेटा, यानी डेटा में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अगर ये वाला फॉल्स हो गया, अगर कोई वैल्यू आ गई वी लुकअप से इच एन ए में, तब तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने पे ये वाली कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो जो वी लुकअप का फॉर्मूला है, तो वी लुकअप हमें वैल्यू देगा। क्लियर ये चीज़ें? यस, एक क्वेश्चन था। अगर हम वो जो लास्ट में जो बोल रहे हैं, एग्जैक्ट जो बोल रहे हैं, जो जीरो डाल रहे हैं, हाँ हाँ। उसकी जगह पे वन डाल दिया तो क्या क्या
रिजल्ट आएगा। ये वन इसके लिए सूटेबल नहीं है। देखो वन का मतलब जो होता है ना कि ये अप्रोक्सीमेट मैच करता है। जैसे मान लो आपने मैच लगाया, आपने आपके पास मान लो कोई एक डेटा का रेंज है, जैसे आपने 10 है, ये 20 है, ये 40 है, ये आपने कुछ ऐसा मान लो। और यहाँ पे मान लो ये मान लो मान लो ये वाला रेट है, ये वाला मान लीजिए रेट है, या अमाउंट जो आप पे कर रहे हो, आप अमाउंट पे कर रहे हैं जो, और इस पे मान लो आपको कोई क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास है, इसके रिस्पेक्ट में क्वांटिटी मान लो 60 है, इसके रिस्पेक्ट में मान लो आपको 80 है, इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए आपके पास 90 है, ठीक है। नॉर्मली देखो अगर आप वी लुकअप लगाएंगे तो आपके पास ना, अगर आप वी लुकअप लगा रहे हो, जैसे मान लीजिए मैंने अभी मान लो 10 पे लगा रहा हूँ वी लुकअप, ठीक है। 10 पे वी लुकअप आप लगा रहे हैं, तो ये तो अभी के लिए आपको उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 2 दे दी मैंने, और अभी के लिए मैंने मान लो मैंने 0 लगाया मैंने, ठीक है। या मैंने अभी देखो 1 भी लगाया है, तो 1 लगा रहा हूँ। तो देखो 1 लगाया और 0 लगाने में फ़र्क क्या है। देखो जब आप नॉर्मली वी लुकअप लगाते हैं तो आपके माइंड में हमेशा यही चीज़ें होती है कि जो इसके रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी मैच कर रही होगी, वो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यही होता है। नॉर्मली अगर मान लो आपके पास ऐसा सिचुएशन हो कि ना, क्योंकि देखो अगर जैसे मान लो यहाँ पे मैं 15 सप्लाई करूँ, मैं अगर मान लो यहाँ पे मैंने 15 सप्लाई किया, 15 इसमें है नहीं, कहीं पे भी नहीं है, तो 15 पे भी हमें कुछ अमाउंट मिलना चाहिए। और अगर जैसे मान लो मैं यहाँ पे 25 सप्लाई करूँ, तो देखो 25 इसमें कहीं पे है नहीं हमारे लिए। आप यहाँ पे देखो 25 कहीं पे हमारे लिए है नहीं, लेकिन अगर आप उतना पैसा पे कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि 25 में कुछ नहीं मिलेगा। ये उसके लिए सूटेबल एग्जांपल जैसे इंसेंटिव के टर्म्स में होता है कि जैसे किसी ने मान लो इतना सेल किया तो उसे ये इंसेंटिव मिलेगा। 0 से लेकर 10 तक सेल किया, या फिर 11 से लेकर 20 तक कर रहा है तो उसका इंसेंटिव ये 80 होगा। फिर 20 से लेके 39 तक करेगा तो उसका इंसेंटिव ये होगा। सॉरी मैं पिछली बार गलत बोला, पीछे का होता है, मैक्सिमम लिमिट होती है। तो अगर मान लो कोई 40 या 40 से ज़्यादा सेल करता है तो उसका इंसेंटिव 90 होता है। तो ये उस सिचुएशन में आएगी। लेकिन सिंपली यही मतलब होता है अप्रोक्सीमेट का और जीरो का। अगर देखो यहाँ पे मैंने 1 लगाया है इसलिए ये 80 बता पाया, अगर मैं यहाँ पे मैं 0 लगाऊँ तो ये नहीं बताएगा। तो फिर ये एग्जैक्टली 25 ही सर्च करने की कोशिश करेगा। मैंने 0 लगाया तो एग्जैक्ट मैच वो सर्च करने की कोशिश करेगा, 25 इससे कहीं पे नहीं मिलेगा तो वो एरर थ्रो कर देगा। बाकी ये इसका भी एग्जाम्पल आगे इसी सेशन में है, ठीक है। ओके, और इसमें फॉल्स भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, जीरो की हाँ जगह पे फॉल्स भी लिख सकते हाँ हैं, बाय राइट? डिफ हाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ट्रू होता है, पहला पैरामीटर वो होता है। अगर आप फॉल्स भी लिख रहे हैं तो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन जनरली देखो 0 और 1 लिखने लोगों को लिए कन्वेंस होता है, क्योंकि ये एक कैरेक्टर होता है, फॉल्स लिखेंगे आपको 5 कैरेक्टर टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। ये वैसे ये मैच में भी होता है। मैच में आपके पास एक एडिशनल पैरामीटर होता है, मुझे ध्यान है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो ऐसे ही आपको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये भी एरर आएगा, ये वैल्यू एरर है। तो देखो एक हमारे पास एक और एरर हैंडलिंग करने का ऑप्शन होता है जिसे इफ़ एरर बोलते हैं। इफ़ एरर हर किसी को वो बड़े आसानी से हैंडल कर लेगा, वो किसी भी टाइप की एरर हो वो उसे हैंडल कर लेगा। तो इफ़ एरर अगर आपको एक्सपेक्ट नहीं हो कि यहाँ पे किस टाइप की एरर आ सकती है तो देन आप वहाँ पे इफ़ एरर लिखिए। एक चीज़ें और कह दूं मैं, जो हमने इच एन ए लगाया है, इच एन ए काफ़ी हद तक इफ़ एरर के इक्वल होता है। खाली ये फ़र्क होता है कि इच एन ए में हम खाली एक ही पैरामीटर देते हैं। जैसे इच एन ए मैंने लिखा तो आप यहाँ पे दे के ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन हो ना कि अगर ये वाली एरर फेल होती है तो उसी के आगे एक ही बार में मैं कोई और चीज़ें मैं दे दूँ मैं, कि अगर जैसे देखो इफ़ एन ए, अगर इफ़ एन ए वाली कोई एरर आ गई तो जब ये ट्रू होगा तो मैं यहीं पे लिख दूंगा, जैसे मैंने वी लुकअप का जो मेरा फॉर्मूला लगाया उसके बाद मैंने बोल दिया कि नॉट अवेलेबल इन डेटा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये ट्रू होगा ना, जब ये ट्रू होगा इसमें कुछ वैल्यू आएगी, जब ये इसमें कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, ट्रू की बात मैं हैश एन एस नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ वैल्यू आ जाएगी, यानी वी लुकअप मेरा प्रॉपरली वर्क किया, कुछ वैल्यू आ गई मेरी इसमें, उसका प्राइस आ गया,
तब तो ये प्राइस देगा। अगर ये वाला वी लुकअप कोई एरर लेके आया, हैश एन वाली एरर लेके आएगा, तभी खाली मैं बात कर रहा हूँ मैं, उसके अलावा और किसी एरर को नहीं हैंडल कर पाएगा। जैसे डिवीजन नॉट बाई जीरो रेफरेंस एरर को वो टैकल नहीं कर पाएगा। हैश एन वाली एरर आई तब तो ये वाला कंडीशन हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो इफ एन में खाली एक फ़ायदा और होता है कि एक ही जगह पे हम दोनों एक और पैरामीटर दे के हम कह देंगे कि अगर एरर आई तो ये सिचुएशन हो जाएगी। वैसे मैंने देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अ, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो देखो इफ़ एन में मैंने वी लुकअप लगाया है, जो टेबल के साथ में है। अगर एरर आएगी तो नॉट फाउंड करके आएगा। जैसे देखो आर यू बी करके यहाँ पे नहीं, पहले वाले में जो है यूरो का है, तो यूरो का इसने रेट बता दिया 0.84 है। सेकंड वाले में यूएसडी है, तो यूएसडी का भी इसने बता दिया 1 है। लुकअप लगा तो लुकअप लगने पे जो वैल्यू आ गई वहीं दे दिया, इसने आगे का एग्जीक्यूट नहीं किया। लेकिन आर यू बी को जब आप देखेंगे, रूबल के लिए देखेंगे, तो रूबल को जब इसने सर्च करने की कोशिश करेगा तो रूबल कहीं पे मिलेगा नहीं इसे, इसमें रूबल कहीं नहीं है। तो फिर ये वाला एन ए आएगा, हैश एन ए वाली जब एरर आएगी तो ये नॉट फाउंड आगे वाला एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने ये लगा रखा है साथ ही इफ एरर के साथ में अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं वो करके दिखा देता हूँ। ये वाला था ना, तो चलो इफ एन ए वाला मैं दिखाता हूँ। मैं इफ एन ए वाला देखो, मैंने वी लुकअप लगाया, और सॉरी वी लुकअप से मैं जज करना है ना, तो मैं वी लुकअप लगाओ, इसी को रेफर कर रहा हूँ मैं। ये वाला पूरा का पूरा टेबल लीजिए आप, फिर प्राइस जो हमारा कॉलम नंबर 4th में है 4 लिखो और आप 0 लिखो। तो देखो हैश आने वाली एरर आ गई क्योंकि बेलन यहाँ पे है नहीं। तो इतना जो पार्ट है ना, इस पूरे पार्ट को मैं ना लिख देता हूँ इफ़ एन ए के अंदर में, और ये चीज़ें फिर इसके आगे मैं लिख देता हूँ नॉट अवेलेबल डेटा, नॉट अवेलेबल। आपका जो मैसेज देने का मन करे वो मैसेज दे लो। दोनों और आर्गुमेंट पूरे हो गए, आप इसे क्लोज कर दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और यहाँ पे जब मैं करेक्ट नाम लिखूँ, जैसे मैं मान लो सनसेट लिख रहा हूँ, तो देखो जो मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो दोनों फार्मूला ऑलमोस्ट मैंने इसे इज एन ए लगा के किया हुआ है। इज एन ए जब लगाऊंगा तो 2 बार मुझे वी लुकअप लगाना पड़ रहा है। लास्ट में भी तो वी लुकअप लग के ही वैल्यू आएगी ना, तो इसलिए ये वाला वी लुकअप दोनों बार लगाना पड़ा। इसी को कॉपी करके लगा लो या दोबारा लिख लो। और इसमें फ़ायदा यह है कि इफ़ एन ए में एक ही बार में दोनों काम हो गया हमारा। अगर ट्रू होगा तो ये वाला हमारा एग्जीक्यूट होकर रुक जाएगा। यानी इसमें जब वैल्यू आएगी तब की बात कर रहा हूँ मैं, जब वैल्यू आएगी तो ये वाली आ जाएगी। अगर वैल्यू नहीं आएगी तो सिंपल सी बात है, हैश एन ए टाइप का आएगा एरर, तो फिर ये वाली एग्जीक्यूट होगी। हैश एन ए आएगा तैसे ये ट्रू होगा, जैसे इफ़ के कंडीशन में होता है, तो ये वाली हो जाएगी। अब यहाँ पे सीन ये हो रहा था कि जब मैंने गलत कुछ टाइप कर रहा हूँ या टाइपो एरर या कुछ भी, मैं मान लो कुछ और ही दे देता हूँ, जैसे मैं मान लो कोई और ही प्रोडक्ट देता हूँ, सुजुकी देता हूँ, तो ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मेरी एक एरर आ गई है। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए मैं इफ़ एरर लगाऊंगा। देखो ये वाली जो एरर है ना, ये वैल्यू टाइप की एरर है। वैल्यू टाइप का मतलब कि जो वैल्यू है, ये 3 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें नंबर्स का मल्टीप्लाई आप स्ट्रिंग में कर रहे हो, टेक्स्ट में कर रहे हो, तो वो मल्टीप्लाई गलत ही होगी, तो वो वैल्यू टाइप वाली एरर आएगी। तो अब इसमें इफ़ एरर दे दो आप। इफ़ एरर में अगर वैल्यू आएगी तो वैल्यू हो, अदरवाइज जो जो हमारी एरर होगी वो हमारी एरर होगी। तो मैं यूनिट का ये वाला में करना है, इसके साथ में ये वाली चीज़ें कर देनी है। ठीक है। तो यानी कि अब ये वाला मल्टीप्लाई हमारा अगर सक्सेसफुली होगा तो हमारा नंबर्स वो जो मल्टीप्लाई होने के बाद आना चाहिए वो नंबर्स तो दे देगा। तो अगर फेल होगा तो जो आप एरर में जो कहना चाहो आप वो मैसेज लिख दो। तो जैसे मैं मान लो लिख देता हूँ इनकरेक्ट डेटा, तो आप डबल कोट के अंदर लिखोगे आप टेक्स्ट, तो ठीक है। जब ये सही होगा तो वो अपने आप ही सही आपको आंसर देगा। तो देखो ये भी सही, ये भी सही। इफ़ एरर में हम वो चीज़ें देंगे हमें जिसका एक्सपेक्ट ना हो, कि वो हो सकता है रेफरेंस टाइप का एरर हो, किसी भी तरह का एरर हो। अगर जैसे मान मान लो इसी में कॉलम नंबर मैं 6 लिख दूँ या 5 लिख दूँ, तो वो कॉलम है नहीं, फिर वो रेफरेंस टाइप का एरर होगा। अगर आपको कोई फार्मूला कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप अल्ट टी एफ करके
फार्मूला इवेल्युएट को इनेबल करके आप वहाँ से फार्मूला को बड़े आसानी से आप देख पाओगे कि ये वाले फार्मूला किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखो जैसे ये वाला फार्मूला मैं शुरू से करता हूँ। मैं देखो ये वाला फार्मूला हमारा यहाँ पे, इस फार्मूले को थोड़ा डीप डाउन जाना है तो स्टेप इन करके होता है, यहाँ पे आपको दिखा देता है कि ये वाली फार्मूले की वैल्यू जो A21 है सनसेट है। तो देखो ये वाला जो पैरामीटर है इसका सनसेट है। अब आगे वाले को देखना है, आप आगे वाले पे बढ़ो, फिर देखो ये सनसेट है। तो सनसेट की जो भी प्राइस है 40 है, इसने यहाँ पे बता दिया। अब ईच एन ए वाला है ये फॉल्स हो जाएगा। तो देखो ईच एन ए यहाँ पे फॉल्स हो गया। फॉल्स होने पे ही देखो वो इसे नहीं पढ़ा, उसने नॉट अवेलेबल को वो स्किप करके यहाँ पे चला गया। वी लुकअप को उसने पढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ पे देखो वो इसे पढ़ रहा है वो। तो जैसे ही इवेल्युएट करूँगा फिर ये वी लुकअप को उसने जिसे पढ़ रहा था उसने उसे सनसेट कर दिया। उसकी वैल्यू जिस पे वी लुकअप लगा था A21 पे, ये सनसेट हो गया। और फिर वो एरे को ओपन करेगा, लुकअप लगाएगा, और देखो ये वाला फॉल्स हो है तो फिर अब ये वाली जो भी हमारी वैल्यू है वो उसे देगा आपके लिए। तो अगर आपके पास बड़ा फार्मूला तो आप ऐसे यूज कर लिया करें। तो ये वही चीज़ है, डेटा वैलिडेशन वाला ही पार्ट है यहाँ पे फिर से, कि यहाँ पे जो है बुमरैंग को लिस्ट के अकॉर्डिंग लेके Alt+D+L कर लो और यहाँ पे लिस्ट में भर लो। डेटा वैलिडेशन का यूज करने का मतलब आपको ये कहने की कोशिश है कि यहाँ पे ना आप कोई गलत एंट्री नहीं करोगे आप, ठीक है। सर देखो वी लुकअप लगाया मैंने, इस पे लगा रहा हूँ मैं वी लुकअप, और ये वाला टेबल एरे ले लो आप, यहाँ पे आप कॉलम ले लो। प्राइस लेनी है तो कॉलम प्राइस के लिए 4 है और 0 कर लो आप, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई कर लो रेट का। अब देखो मैंने डेटा वैलिडेशन लगा दिया है तो यहाँ पे अब ये एक ना ड्रॉप डाउन जैसा बनेगा और मैं यहाँ से इसमें से वो चीज़ें मैं सेलेक्ट करूँगा मैं। तो इसमें अगर मैं जैसे कुछ और चीज़ें लिखने की कोशिश करूँ, मैं गलत स्पेलिंग लिखने की कोशिश करूँ तो मैं गलत स्पेलिंग लिख नहीं पाऊँगा, वो एरर देगा क्योंकि ये यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा है और वो इसी रेंज का नाम लेगा। अगर मैं यहाँ पे सही नाम में टाइप करूँ तो सही नाम मुझे जो टाइप करने के लिए अलाउ करेगा और उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर अब की बात देखो मैंने इसे टाइपिंग की है, तो डेटा वैलिडेशन का मतलब यही है। और जो नेम मैनेजर के साथ में है, नेम मैनेजर के साथ में मतलब कि यहाँ पे हम जो भी चीज़ें देंगे, जो रेंज हम देते हैं वो नेम मैनेजर के थ्रू देते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे मान लो वी लुकअप लगाना है तो वी लुकअप में हम बार बार जाके चीज़ें इसे सेलेक्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम उसका एक नेम मैनेजर दे देंगे। जैसे इसका मैं मान लो नेम मैनेजर देना है मुझे, कंट्रोल F3 करो या तो फिर आप यहाँ फॉर्मूला में चले जाओ, यहाँ पे कर लो आप, या डिफाइन नेम कर लो। तो डिफाइन नेम में जितना आपने सेलेक्ट किया वो अपने आप ही सिलेक्शन में आ जाएगा। आप उसका स्कोप देना चाहें तो इसका स्कोप दे दें कि ये कहाँ तक इसका स्कोप रहेगा। तो मैं चाहता हूँ इसका स्कोप ना इसी वर्कशीट तक रहे, और इसका जो है और इसका नाम रेंज A5 से लेकर A12 तक है। इसका आपका जो नेम देने का मन करे वो दे लो नाम। आप हेडर के बेस पे देने की कोशिश करें तो हेडर के बेस पे दे लीजिए, बुमरैंग दे लीजिए। जैसे मैं इसका नाम बुमरैंग 1 दे देता हूँ, मैं बुमरैंग 1 दे दिया मैंने। तो अब यहाँ पे जैसे मैं मान लो कोई लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे जब मैं वी लुकअप लगाने की कोशिश करूँगा, सॉरी यार ये पूरा देना चाहिए, कंट्रोल F3। देखो मैंने गलती की क्योंकि मुझे इसका तो कोई ज़रूरत तो है नहीं, इसका ज़रूरत तो मुझे खाली लिस्ट में पड़ेगा क्योंकि जब मैं रेफ़र कर रहा हूँ ना तो इसमें मैं पूरा का पूरा रेंज को मैं रेफ़र कर रहा हूँ मैं, तो पूरा रेंज देना चाहिए था मुझे। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं नया बनाता हूँ मैं। जो मैंने सेलेक्ट किया है तो सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं जैसे मान लो इसका नाम दे देता हूँ TBL1 दे देता हूँ मैं। और ये इसका रेंज है, मैं कहता हूँ कि इसका स्कोप ना खाली यहीं तक रहे। तो इस वर्कशीट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लो, देख लो कौन सी आपकी वर्कशीट है A5 से लेकर D12 तक। जो उसका रेंज है प्रॉपर है, सही है, सब कुछ ठीक है। डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद अन एग्जिस्टिंग नेम इन द वर्कबुक, डज नॉट इंक्लूड ए स्पेस और कैरेक्टर दैट इज नॉट। चलो देखते हैं भाई। टेबल 1 से पता नहीं क्यों नहीं बना था, टेबल 1 नंबर्स तो लेता है भाई। चलो जब हम इसका नाम दे रहे थे कुछ इशू था, इसे क्लोज कर दो, हमने TBL करके एक बना लिया है।
तो टीबीएल जो बना है आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट भी होगा टीबीएल करके। जब भी आप टीबीएल करेंगे तो जो वाली जो रिस्पेक्टिव रेंज होगी वो जाके अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। तो मैंने वी लुकअप दिया, ये चीज़ें जो सर्च करनी है वो दो। अब इसका नाम टीबीएल था तो टीबीएल दे लो। टीबीएल देने पे यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा नेम मैनेजर में, तो ये दे लो। अब वो पूरा रेंज देखो सेलेक्ट होगा, जैसे टीबीएल को मैंने किया यहाँ पे आप देख रहे हो ये थोड़ा सा डार्क है। अब प्राइस के लिए कॉलम 4 दे दो एंड ट्रू कर दो आप। तो ये मेरा इस तरीके से हो रहा है। और नेक्स्ट जो है वी लुकअप एज अ फॉर्मूला एलिमेंट यूनिट कॉस्ट। एक सेकेंड, वी लुकअप एज अ फॉर्मूला एलिमेंट बूमरैंग। ये कहना क्या चाह रहा है यार। बोला वी लुकअप एज अ फॉर्मूला एलिमेंट। यहाँ पे अच्छा सॉरी देखो इसका मतलब ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे आप कोई वैल्यू लिखोगे और लास्ट में आपके एक ही बार में ये टोटल और ये यूनिट दोनों एक ही बार में कैलकुलेट होगी। जैसे मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ कोई, मैं मान लो यहाँ से लिख देता हूँ जैसे मैं मान लो यहाँ से मैं कोई बूमरैंग में कोई भी मैं आइटम्स लेता हूँ। जैसे मैं मान लो यहाँ पे क्वाड ले लिया मैंने, या डेटा वैलिडेशन ही लगा के ले लो आप। डेटा वैलिडेशन में ना आप नेम मैनेजर को भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ले लो डेटा वैलिडेशन में। अब यहाँ पे अब ना डायरेक्ट आप लुकअप लगाओ, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो, वी लुकअप आप करिए। अब ये चीज़ें जो है इसको आप करिए लुकअप में। ये चीज़ें इसका नाम हमने ऑलरेडी पहले दे रखा था टीबीएल करके, तो कॉलम नंबर 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो देखो ये इसकी प्राइस सॉरी प्राइस आ गई, क्वाड की प्राइस ये है 35.95। एंड देन इसमें जो यूनिट है आप यूनिट 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 यूनिट की प्राइस आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये उसके अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेट होता रहेगा। यहाँ से आपका लुकअप लगेगा जो भी आप आइटम लेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जे जैसे आप ट्राई फ्लाई का देखें तो इसका $4.95 है इसकी प्राइस, और इसकी आप यूनिट 1 बोल रहे हैं तो एक यूनिट की प्राइस सॉरी 3 यूनिट है, 3 यूनिट का प्राइस इससे मल्टीप्लाई होकर 14.85 होता रहेगा। देन ये इस तरीके से चलता रहेगा आपका। अब हमारे पास एक एच लुकअप है, एच लुकअप वी लुकअप के जैसा है। पहली बार हम जब डील कर रहे थे तो हम कॉलम में ऐसे जा रहे थे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एच लुकअप का फॉर्मूला तो ये यहाँ पे आपको हिंट देता है, जो भी इंटेलिजेंस में आता है वो आपको पता लग जाएगा कि हमें किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, ठीक है। तो अब देख के आपको पता लग जाएगा कि हमारा डेटा जो है ना वो वर्टिकली अरेंज ना होकर के हॉरिजॉन्टल अरेंज है। तो इसका मतलब कि जो इसमें हेडर होंगे वो आपके रो में होंगे, इस तरीके से ऊपर नहीं है हेडर। ऊपर तो सारे आइटम के नाम है, बूमरैंग के नाम है। तो अब आप यहाँ पे देखो एच लुकअप, जैसे आप एच लुकअप लिखेंगे आपको देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर आ रहा है। पहले उसमें कॉलम आता है, अगर एच लुकअप लिखो तो यहाँ पे कॉलम आएगा। आप देखो सॉरी वी लुकअप लिखूँ तो देखो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आता है, और एच लुकअप में यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर आता है।
तो सारा कॉन्सेप्ट वही है। जनरली आप लोगों को जो भी मिलेगा काम करने के लिए हमेशा वी लुकअप ही मिलता है, रेयर केस में एच लुकअप मिलता है। तो जो चीज़ें आपको सर्च करनी है वो चीज़ें आप यहाँ से उठा लो। जैसे हमें बूमरैंग में ये चीज़ें सर्च करनी है, और जो हमें टेबल रेंज ये है, हमें ये अपना टेबल रेंज दे दीजिए। और अब इसमें हमें क्या जानना है, हमें प्राइस जाननी है। यहाँ प्राइस का है ना, तो यहाँ पे देखो प्राइस का कॉलम 1 2 3 4, प्राइस का कॉलम 4 है। तो इसमें भी ट्रू या फॉल्स का वही कॉन्सेप्ट रखो, जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए। तो देखो इसमें अब आपकी वो आ रही है, यानी कार्लोटा का प्राइस 28.95 है। बेलन का करें तो बेलन का भी सही बता रहा है, 26.95 बता रहा है। ठीक है, ये चीज़ें अलग है जी। अप्रॉक्सीमेट मैच, अब जो पूछ रहे थे मेरे से जीरो और वन वाला, वो चीज़ आ चुकी है। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके लिए कंडीशन लिखी है कि अगर किसी का सेल्स ना $0 से ज़्यादा है और थाउजेंड्स डॉलर से कम है, तो उसको कमीशन जाना चाहिए $0। ठीक है, ये दो चीज़ों के लिए अभी आप छोड़ दो, अभी इन दो पे ही आप फोकस करिए। अगर किसी का सेल्स जो है ना वो $1000 से ज़्यादा है और लेस देन 25,000 यानी कि 2500 से कम है, तो उसे $20 का इंसेंटिव मिलेगा या कमीशन मिलेगा। ये कैटेगरी है कि अगर जीरो वाला है कोई तो उसकी सब पार है, 100,000 वाला है तो पार है, जेन उसकी एक्सीलेंसी के लिए है कि क्या क्या रेटिंग होगी। और सेकंड वाला जो है वो 2500 के बराबर है या 2500 से ज़्यादा, देखो सब में इक्वल लिखा है, यानी जीरो के इक्वल हो या जीरो से बड़ा हो, और लेस देन थाउजेंड्स हो तो वो जीरो होगा। देन वैसे ये 2500 से बराबर हो या 7000 से कम हो, तो इन दोनों के बीच में होगा, यानी 7000 से कम होना चाहिए। 7000 अपने आप में इंक्लूड नहीं होगा, 7000 जो है एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वो लेस देन है। अगर इक्वल होता तो वो कंसीडर हो जाता। फिर अगले वाले में आप देखेंगे तो वो खुद बोल रहा है कि वो 7000 के बराबर हो या 7000 से ज़्यादा हो, और वो डेफिनेटली 10,000 से कम होना चाहिए। 10,000 से एक्सक्लूड नहीं होगा, यानी कि 9,999 999 वो तक, उतना तक 10,000 से कम ही होना चाहिए, भले ही डेसिमल में कम हो। उसके लिए इंसेंटिव $250 का है। अगर कोई 10,000 से ज़्यादा की सेल कर रहा है या इक्वल टू 10,000 है सेल्स, तो उसका 700 इंसेंटिव है या कमीशन है। ठीक है, यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे, अब आपको जैसे मान लो आपको कोई सेल अमाउंट यहाँ पे देनी है, जब आप यहाँ पे कोई सेल्स अमाउंट देंगे तो आप उसका इंसेंटिव बताना है आपको। अब आप आपका उसका इंसेंटिव किस तरीके से बताएंगे, जैसे मान लो अभी के लिए तो आपके लिए तो काफ़ी आसान होगा। जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 1500 मान लो, किसी ने 1500 सेल की है, तो आपके अकॉर्डिंग इस टेबल में उसका इंसेंटिव क्या होना चाहिए। अगर कोई 1500 सेल कर रहा है ना, तो वो इस वे में आएगा ना, यानी 1000 से लेकर 2500 के बीच में आएगा, तो वो यहाँ पे फॉल होगा। तो देखो अब ये वाली जो चीज़ है ना, वो उस चीज़ के लिए हमने एक यहाँ पे मैनुअली बनाया हुआ है। मैनुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो यहीं पे वो जीरो और वन का शुरू होता है कॉन्सेप्ट, जो लास्ट में हम वो ट्रेलर पैरामीटर देते हैं लास्ट में। देखो जो हमारा होगा वो उसके ना मिनिमम वाला जो होगा उसकी लिमिट तक चलता है। जैसे देखो ये जीरो है ना, तो जीरो के लिए मैंने एक दिया, फिर आगे जब जो थाउजेंड्स इक्वल या ग्रेटर देन है ना, तो मैं यहाँ पे थाउजेंड्स लिख दूंगा। तो अगर जैसे मैं 900 लिखूंगा ना, तो ये इन दोनों के बीच में रहेगा, तो उसका लोअर पॉइंट, जैसे मैं 900 लिख रहा हूँ यहाँ पे, 900 का अगर मुझे पता करना होगा, तो जो 900 होगा ना वो 1000 और ये $0 के बीच में होगा, तो उसके पीछे वाले पे जाएगा, जिसे मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, तो वो इसका इंसेंटिव बताएगा। ठीक है, तो देखो मैं लिख के करके बता रहा हूँ। मैंने वी लुकअप लिखा है, ये चीज़ लिखी मैंने, और मैं इसी को यूज करूँगा। ये चीज़ें वैसे लिखी नहीं मिलेगी ना, तो आप खुद से लिख लेना। ठीक है, खुद से कहीं पे बना लेना।
अगर आपको इस तरीके से लिख के नहीं मिलता है। फिर कॉलम इंडेक्स मैंने 3 दूंगा मैं, और जी मैं 0 दूंगा मैं, सॉरी 0 नहीं 1 दूंगा भाई। मुझे अप्रॉक्सीमेट मैच कराना है ना, तो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए ट्रू दो आप या 1 लिखो। तो देखो ये बताएगा इसका इंसेंटिव $1500 होगा। जी मेरा 1000 और 1500 के बीच में ये वाला आएगा, तो ये जो लोअर पॉइंट है तो इस पे जाएगा, 1000 पे जाएगा, और 1000 के अकॉर्डिंग ये $20 बताएगा उसका। जो चीज़ें नहीं मिलेगी तो ये चीज़ें जो ऐसी लिखी है ना उसका आप बना लो ऐसे, लोअर वाले का उठाना आप, ठीक है, लोअर वाले का आप उठाओगे $0 उठा लो आप यहाँ से, ठीक है। फिर अगला वाला जो है ये 10,000 सॉरी 1000 से 1000 से आप उठा लो यहाँ पे। फिर अगला वाला देखो मतलब यही है ना कि देखो 0 से लेस देन थाउजेंड्स है, तो लेस देन थाउजेंड्स का मतलब थाउजेंड्स तो इसमें आएगा नहीं, थाउजेंड्स तो आगे वाले में आएगा, तो अब आगे वाले का उठा लो। फिर यहाँ पे 2500 है, 2500 ले लो, क्योंकि देखो ये वाला जो है ना 2500 से कम है, ये वाला 2500 से शुरू हो रहा है तो 2500 लिया हमने। फिर 7000 ले लो आप, फिर लास्ट में जो भी है अब ले लो। तो अगर आप देखो 1200 सॉरी 10,000 है ना, सॉरी, अगर यहाँ पे 30,000 12,000 15,000 कुछ भी लोगे, तो अगर जैसे मान लो 15,000 आपने लेना है तो 15,000 ना उसके नीचे तो यही मिलेगा ना, 15,000 के नीचे, क्योंकि उसके ऊपर कुछ है नहीं तो यही मिलेगा, तो इसका जो इंसेंटिव अमाउंट होगा वही आपको आएगा आंसर में। तो फिर जो इंसेंटिव अमाउंट यहाँ पे आपको लिखा दिखाई पड़ रहा है या कमीशन, वो लिख दो आप। तो अब इसी को हम रेफ़र कर रहे हैं, अगर हम इसे रेफ़र करेंगे तो फिर ये वाला सेम यही चीज़ें ये भी बताएगा। यहाँ पे कॉलम नंबर 2 दे दो भाई आप, और यहाँ पे 1 लिख दो ट्रू के लिए, तो देखो ये सही बताता रहेगा। क्योंकि देखो अगर अब कोई सेल कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं ना कि कोई 1000 से सेल करेगा या कोई 2500 ही सेल करेगा, या इसका जो स्लैब है उसी के अकॉर्डिंग करेगा। स्लैब में तो बीच का भी आता है, तो ये मेनली आपका इंसेंटिव के लिए। अगर देखो जैसे मैं मान लो मैं 25,000 में लिख रहा हूँ, 25,000 लिख रहा हूँ, तो भी ये उसका कमीशन है 700 ही बताएगा। अगर यहाँ पे आप फॉल्स लिखोगे तो फिर तो ना ये लुकअप लगाने के लिए जैसे नॉर्मली लुकअप में वैल्यू आती है एग्जैक्ट मैच होके वैसे ही आएगी। अगर आप इसे इफ़ के थ्रू भी करना चाहें तो इफ़ के थ्रू भी कर लेंगे, मैं इफ़ के थ्रू भी करके आपको दिखाता हूँ मैं। देखो अगर देखो मैं इफ़ के थ्रू कहूँ तो मैं कहूँगा इफ़ के थ्रू अगर आप करो तो अगर आपको देखो रेफरेंस लगाना है रेफरेंस लगाओ, हार्ड कोड करके करनी है तो हार्ड कोड करके लगाओ आप, ठीक है। तो मैं देखो हार्ड कोड करके लगाऊं या रेफरेंस लगाऊं, दोनों एक ही चीज़ है। मैं कुछ चीज़ें रेफरेंस के थ्रू लगाता हूँ, कुछ चीज़ें मैं हार्ड कोड या दोनों ही रेफरेंस के थ्रू लगाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर ये वाली वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू अगर इससे बड़ी हो, इससे, या अगर ये चीज़ें आपने नहीं बनाया खाली इसे देख के करनी है तो फिर ना ये लिमिट ना आप यहाँ से 10,000 का जो है वो देख के लिख लो। तो मैं बोलूँगा इसका इंसेंटिव 700 होना चाहिए, ठीक है। अब फिर एक और इफ लगाओ, फिर से बोलो ये वाली वैल्यू जो है अगर 7,000 से, एक चीज़ मैं देखो गलती कर रहा हूँ मैं, देखो इक्वल टू या ग्रेटर देन है ना, तो इसे भी मैं बनाऊंगा इक्वल टू या ग्रेटर देन, ठीक है। देन इसे भी बोलूँगा कि भाई ये 7,000 से ज़्यादा हो या 7,000 तक हो, तो उसके लिए बोलूँगा मैं ये इसके बराबर हो, तो ये वाला मेरा इंसेंटिव ये हो। इसे भी मैं जो मैंने 700 लिखा है 700 को मैं रेफर करके ये चीज़ें कर देता हूँ मैं, और लास्ट में आ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 250 होगा, 7,000 के लिए 250 होगा। अगेन फिर उसके लिए करता हूँ मैं, ये इसके लिए मैं करूँगा मैं, सॉरी ये मेरा होगा, इसे चेक करूँगा ना, इसे टेस्ट कर रहा हूँ मैं, ये इसके बराबर हो या इसके इक्वल हो, तो मेरा इंसेंटिव अमाउंट ये होगा। और फिर आगे फिर इसको भी टेस्ट करूँगा मैं, जे ग्रेटर देन हो या इक्वल हो इसके, तो फिर मेरा इंसेंटिव अमाउंट ये होना चाहिए, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको देनी है वो कह दो लास्ट में 0, ठीक है।
इसका 2 या मत 2, इसके नीचे कोई होगा, 1000 से नीचे होगा कोई, सिंपल सी बात है, अगर बड़ा नहीं होगा तो कम ही होगा ना 1000 से, क्योंकि लास्ट कंडीशन तो एल्स में वही बचेगी, तो आप ये कर दो। तो देखो ये भी सही बताता रहेगा। अगर कोई 800 सेल कर रहा है तो उसका कमीशन 0 होगा, तो देखो 0 बताया। अब देखो एक चीज़ और देखो आप, जो वी लुकअप में है मैंने बोला ना कि उसके जो पीछे वाली लिमिट होती है उसके उसका शो करेगा। देखो यहाँ पे 0 है ना, वी लुकअप में 0 है। अब 0 के नीचे या 0 के पीछे तो कोई कंडीशन लिखी नहीं है, तो अगर मैं 0 के नीचे वाली कोई वैल्यू मैं एंटर करूंगा ना तो फिर वो एरर देगा। जैसे देखो मैं कह देता हूँ किसी ने सेल किया -10, तो अब तो वो 0 से नीचे चली गई। 0 से नीचे जाने का मतलब इसके पीछे कोई कंडीशन तो है नहीं, तो ये मेरा हैश एन का 0 देगा, क्योंकि लुकअप में मैंने बताया कि आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वो हैश एन का आपको 0 थ्रो करेगा। और जो मेरा इफ़ वाला कंडीशन है, तो मैंने बोला हुआ है कि अगर इसके अलावा और कुछ भी होगा तो वो फिर 0 देगा, तो मेरा इफ़ जो है वो 0 दे रहा है। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये मैच एग्जैक्ट मैच का क्लियर हो गया होगा, विथ इफ़ के साथ भी हो गया। इफ़ में जो है कि आप मल्टीपल नेस्टेड इफ़ घुसा रहे हैं, और वी लुकअप में आप नॉर्मली एक जगह पे आपने बनाया छोटा सा, बस आपका फॉर्मूला चल पड़ा। ये मेरा जो वी लुकअप है, अगर आपका डेटा डिफरेंट शीट पे है, कहीं पे है, देन उसके लिए है। आप जैसे रेफर करते हैं वैसे ही करिए। आप यहाँ पे लगाइए सेल्स का, और यहाँ पे आपके पास है ही कैटेगरी, ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। ये वाला लेंगे तो आप बोलेंगे कॉलम नंबर 3, ओ सॉरी 1 है, अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस तरीके से करूँगा मैं। तो यहाँ पे देखेंगे उस वर्कशीट का नाम आएगा, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, फिर रेंज आएगा। तो देखो अप्रॉक्सीमेट मैच से बोल रहा है। ये अगर मान लो ये मेरा डेटा ना किसी और एक वर्कबुक में हो, जैसे मान लो ये मैं एक और वर्कबुक क्रिएट करता हूँ मैं, और ये पूरा का पूरा मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, और इसकी फॉर्मेटिंग ALT-HOI करके कर देता हूँ मैं। तो इसका यहाँ पे देखो चीज़ें मैंने लिखी है, आपको लिखा मिल रहा है कि ये आर्गूमेंट कौन सा आर्गूमेंट ब्लैंक है, क्या है। डिफ़ॉल्ट अगर ब्लैंक रखेंगे तो वो ट्रू के लिए होता है, तो ये उसके लिए। अब मैं देखो मेरे पास एक ये वाली वर्कबुक ओपन हो गई है, यानी मैं अदर वर्कबुक से रेफ़र करूँगा तो वो किस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं वी लुकअप लिखो आप। अब आप यहाँ पे है, जो मेरा काम का डेटा है वो यहाँ से हो रहा है, तो हम ना कॉलम भी यहीं से काउंट करना शुरू करेंगे। जितना मैंने रेंज ले रहा हूँ, तो मेरा ये रेंज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। एक चीज़ और है आपके लिए, जब देखो आप जब इस सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ध्यान से देखें मेरे माउस के राइट में ना 8R/3C लिखा दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, वो चेंज हो रहा है। तो आपको ना अगर कॉलम बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आप देखें तो 6R X या मल्टीप्लाई का साइन है, फिर ×3C है। इसका मतलब ये है ना कि हमने 6 रो लिया है और 3 कॉलम लिया है। तो आपको यहाँ पे पता लग गया है कि 3 कॉलम है, तो कॉलम नंबर 3 देंगे। इसका फ़ायदा आपको ये है कि अगर मान लो आपको वी लुकअप लगा रहे हो, बड़ी बड़ी डेटा होती है, 50 कॉलम, 60 कॉलम, 84 कॉलम होती है, तो मैनुअली आप बैठ के गिनोगे तो नहीं ना कि मैंने कितना कॉलम सेलेक्ट किया है। तो जब भी आप सिलेक्शन ले रहे हो, तो आप यहाँ पे देखो, ये देखो चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप पहचान जाओ कि हमने 3 कॉलम सेलेक्ट किया, तो वहाँ पे आप दे दो, कॉमन लगाओ। देखो ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला दोनों आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मैं वही कर रहा था, जब हम फार्मूला टेक्स्ट इसलिए लिख लेते हैं कि हमें फार्मूला दिखाई पड़ता रहे। जैसे मान लो किसी ने फार्मूला लगाया है यहाँ पे, और इसी फार्मूला के हिसाब से मैं मॉडिफाई करके अपना काम निकालना चाहता हूँ, तो अब ये वाला फार्मूला मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा ना वी लुकअप का, तो यहाँ पे फार्मूला टेक्स्ट लिख लेते तो ये वाला फार्मूला हमें दिखाई पड़ता रहता। कॉलम 3 दो और 0 दो, और आपका काम हो गया। अरे सॉरी, ये एग्जैक्ट मैच करना, हमें अप्रॉक्सीमेट मैच करनी है। तो यहाँ पे जैसे आपको नकल मारनी है, तो यहाँ पे आप लिख लो किसी फार्मूला को, फार्मूला टेक्स्ट कर लो, आपको दिखाई दे रहा है अच्छा हमने कैसे कैसे लगाया, तो ये लगा लो। तो जब किसी और वर्कबुक को आप प्रेफर करते हैं, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में उस वर्कबुक का नाम आता है, देन सीट का नाम वैसे ही आता है जैसे इसमें आ रहा था। तो देखो ये भी वही चीज़ें हैं, उसका ही एक टेबल बना दिया है, जो वहाँ पे हमने उस टेबल को रेफ़र करके यूज किया था, यहाँ पे एक अलग से टेबल बनाया है और उनकी कैटेगरी बना दी है।
अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, हम यहाँ पे लुकअप लगाएंगे। दो ही तरीके, चलो अच्छा ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम जो कॉलम नंबर लिखते थे ना 1 2 3 4, ठीक है, वो कॉलम नंबर ना हम 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखेंगे। हम एक ही जगह पे फॉर्मूला लेंगे और वो उस पे हम सब पे अप्लाई कर देंगे। कॉलम के थ्रू, कॉलम करके एक फॉर्मूला होता है। मैं अभी लिस्ट बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे Alt+D+L कर लेता हूँ मैं, हमारे लिए थोड़ा काम आसान होगा। मैंने यहाँ पे लिस्ट ले ली, कोई एक आइटम सेलेक्ट कर लो। तो देखो, सॉरी, वी लुकअप लगाया मैंने। वी लुकअप लगाने के बाद हमने वो टेबल का एरे ले लिया भाई, ठीक है। अब देखो लास्ट नेम के लिए हम लिखते हैं कॉलम नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मैच हमने दे दिया। तब यही वाला फॉर्मूला हमें सब पे ड्रैग करना होगा, तो हम पहले ध्यान से इसमें हम जो हमारा कॉलम है, कॉलम को लॉक कर लेंगे, रो को फ्री रखेंगे, इसमें सबको लॉक करेंगे हम, किसी को, ठीक है। अब देखो इसे मैं सब पे मैं ड्रैग करता हूँ, तो हमें सब में जाके कॉलम नंबर खुद से जाके चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट नेम के लिए मैं यहाँ पे कहूँगा कॉलम नंबर 3 होगा मेरा। फार्मूला बार में चेक जाके एडिट कर लो या यहीं पे एडिट कर लो। यहाँ इसके लिए मैं बोलूँगा कि ईमेल हमारा जो है कॉलम नंबर 4 में होगा, ये हमारा कॉलम नंबर 4 होगा, एंड ये फोन वाला हमारा कॉलम नंबर 5 होगा। तो एक तरीके से जो गलत अप्रोच है कि मैं हर एक में जाके मेरा मैनुअल वर्क बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा सीक्वेंस हो कि देखो इसमें अगर आप देख रहे हैं कॉलम नंबर 2 है, इसमें कॉलम नंबर 3 है, इसमें कॉलम नंबर 4 है, इसमें कॉलम नंबर 5 है, यानी सीरियल नंबर से बढ़ रहा है, तो कहीं पे ऐसा कुछ रेफरेंस लगा हो जिसके थ्रू मैं पता कर लूँ या मेरा नंबर बढ़ता रहे कि वो 2 के बाद 3 आ जाए, 3 के बाद 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है। अगर जैसे मैं मान लो इसमें कुछ और मैं रो ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, मैंने कुछ रो ऐड इसमें कर दिया। ये एन क्यों बता रहा है? A14 जो है ठीक तो है, कॉलम नंबर 2 है, लास्ट नेम 59 नहीं है इसमें। अच्छा, कॉलम ऐड होने की वजह से कुछ ऐसा हुआ था गड़बड़। सो देखो, अब तो मैं चाहता हूँ ना कि वो चीज़ें ना मुझे खुद से ना लिखनी पड़े, तो मैं कहीं पे एक काम करूँगा। यहाँ पे जैसे मैं मान लो 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। तो मैं ना इन्हीं सबको ऊपर जो मैंने लिखा है ना, इन्हीं को मैं रेफर करूँगा। मैं जहाँ पे ये 2 है ना, 2 को मैं रेफर कर दूंगा इसके साथ, ठीक है। अब जब मैं इसे लिखूंगा तो जब ये वाला फॉर्मूला मेरा यहाँ पे आएगा फर्स्ट नेम के लिए, तो ये वाला भी मूव होके यहाँ पे जाना चाहिए ना। तो मैं इसे, यानी मैं चाहूँगा ना कि मेरा ये ना राइट साइड में मूव होता रहे, यानी कॉलम में आगे बढ़े। बट जब ये नीचे आएगा फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ पे भी करूँगा मैं, तब मेरे लिए दिक्कत ना हो। तो देखो ये वाली चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी मैंने। तो देखो यहाँ पे B11 था, जब फर्स्ट में आएगा तो ये C11 हो जाएगा। देखो C11 हो गया यहाँ पे। अब जब मैं ईमेल वाले में आऊँगा तो ये देखो D11 हो गया मेरा। देखो D11 यहाँ पे आ भी गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ से किया मैंने तो यहाँ पे इसे 5 मिल गया, E11 होके 5 हो गया। लेकिन यही वाला फॉर्मूला अगर देखो मैं नीचे भी अप्लाई करूँ मैं, अब नीचे अप्लाई किया मैंने और यहाँ पे मान लो मैंने कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब यहाँ पे लुकअप लगना चाहिए, तो देखो वैल्यू एरर बता रहा है, क्योंकि ये मेरा जो बी था ना, ये 2 3 4 5 जो मैंने लिखा था वो खिसक के नीचे आ चुका है, ये नीचे आ गया। तो जब मैं लगाया था तो मुझे करना चाहिए था कि ये ना रो में नीचे ना जाए। तो मैं जो इसमें 11 है ना, 11 को मैं लॉक करूँगा। मैं बी को तो रखूँगा, बी से C D E होता रहे, और 11 को लॉक करूँगा मैं। 11 को मैंने लॉक किया। अब फिर से मैं सब पे यही वाला फॉर्मूला ड्रैग किया मैंने, ड्रैग कर दिया मैंने। अब नीचे जाऊँगा तो देखूँगा मेरा फार्मूला सही है। देखो 10064 वाला जो है वो कॉलर वाला है, ये है। इस तरीके से जो चीज़ें हो रही है, लेकिन दिक्कत होगी अगर कोई देखा इसने डेटा, हो सकता है उसे जो समझ में ना आए, यार ये 2 3 4 क्यों लिखा है, वो आके किसी ने डिलीट कर दिया तो फिर मेरा ये वैल्यू में एरर आ जाएगा।
तो फिर मैं क्या करूँगा, एक मेरे पास एक फंक्शन होता है, आप जिसे जिस कॉलम में लिखते हो ना, तो ये उसका कॉलम वैल्यू बताता है, ठीक है। एक हमारे पास फंक्शन होता है सिंपली, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो कॉलम और कॉलम्स करके हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। देखो कॉलम और कॉलम्स करके दो फंक्शन होता है। जो हमारा खाली कॉलम फंक्शन होता है बताता है रिटर्न्स द कॉलम नंबर ऑफ रेफरेंस। तो अगर आप किसी कॉलम नंबर का रेफरेंस देंगे तो ये उस कॉलम नंबर को बताएगा कौन सी पोजीशन पे है। ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट में रेफरेंस अगर नहीं देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद की वैल्यू बताएगा। तो मैं मान लो यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ मैं, और मैं एंटर मार दिया मैंने, तो ये खुद की वैल्यू बताएगा इसकी, यानी कि ये वाली कॉलम नंबर जो है इसकी वैल्यू 8 है। तो आप इसे किसी भी रो में ड्रैग करें ये इसका 8 ही बताएगा। लेकिन जब मैं इसे किसी और कॉलम में लेके जाऊँ, मैं किसी भी कॉलम में, तो देखो इसको मैं अगर इस कॉलम में लेके आया तो जो जे है ये कॉलम नंबर 10 होगा। आप यहाँ से चाहो गिनना ABCD J तक तो वो 10 बताएगा। लेकिन अगर मैं इसमें कोई रेफरेंस पास कर दूं, मैं कोई मैं रेफरेंस पास कर दूं, मैंने मान लो यहाँ का कोई एक रेफरेंस पास कर दिया, A1 वाला मैंने रेफरेंस पास किया है, तो जो A1 सॉरी कॉलम, ये कॉलम्स वाला फॉर्मूला हो गया, मैं अभी कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने इसमें रेफरेंस पास कर दिया A1 का, ठीक है। तो A1 जो हमारा कॉलम नंबर 1 होगा ना, तो यहाँ पे ये 1 बताएगा। और मैं इसे मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ, अभी देखो जो इसके अंदर A1 है मैंने उसे लॉक नहीं किया है। अगर मैं राइट साइड में मैं इसे मूव करूँ तो देखो ये B1 में चला जाएगा, कॉलम नंबर B में चला गया तो ये B1 होगा। नीचे जाऊँगा तो भी हमारा कॉलम तो सेम ही रहेगा ना, भले रो चेंज हो रही है। ये B2 में आया तो कॉलम तो B है, तो B को बताएगा ये कॉलम नंबर 2 है, ठीक है। एक अप्रोच हम ये वाला यूज करेंगे। सेकंड अप्रोच हमारे पास ना फंक्शन होता है जो कॉलम्स करके होता है, कॉलम्स करके होता है। कॉलम्स में जो बोलता है ना आपको एरे देना पड़ेगा, एरे का मतलब एक रेंज देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात ना खाली रेफरेंस की हो रही है, ये मत समझो कि इसके अंदर वैल्यू पड़ी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो अभी के लिए जैसे मैं मान लो मैं एच मैंने ध्यान से देखो मैंने 3 सेलेक्ट किया है, सॉरी कॉलम्स की बात करूँ तो मैं कॉलम सेलेक्ट करूंगा, मेरी गलती है सॉरी। देखो एच से लेके मैंने आई तक सेलेक्ट किया है, तो इसमें कितने कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है, 3 कॉलम। तो जो इसका आउटपुट बताएगा 3 है, ठीक है। अगर मैं मान लो कॉलम्स मैंने यूज किया और मैं मान लो यहाँ से मैं ये इतना मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं कुछ भी सिलेक्ट करो तो भी अभी भी देखो तो ये इसका आउटपुट में आपको 3 ही बताएगा, क्योंकि इसमें 3 ही कॉलम है। और इसको थोड़ा सा मतलब काम और अच्छा बनाते हैं हम। मैं चाहता हूँ ना कि जब ये यहाँ पे सिलेक्शन हो तो एक कॉलम सेलेक्ट हो तो इसका आउटपुट 1 आएगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो ये बढ़ के ये इतना हो जाएगा, तो अब ये कॉलम 2 बताएगा। फिर ये यहाँ पे आएगा तो कॉलम सेलेक्ट होकर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट में 3 बताएगा। देन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे 4 होता रहेगा। खाली ये सेलेक्ट कर रहा है, किसी की वैल्यू नहीं चेंज कर रहा है। तो ध्यान से अब देखो एक बार, मैंने कॉलम्स लिखा मैंने, अब मुझे बनाना होगा इस तरीके से बनाना होगा। तो देखो जो पहला वाला है मैं उसे लॉक कर दूंगा, है ना, तो वो बढ़ेगा नहीं पहला वाला, दूसरा वाला बढ़ता रहेगा तो बढ़ने दो, उसी से हमारा काम बनेगा। अब देखो इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ इस तरीके से, ड्रैग कर लिया मैंने। तो देखो पहला वाला जो है, तो पहला वाला ये पहले वाले को तो हमेशा लॉक करके ही बैठेगा, उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। दूसरा वाला आगे बढ़ेगा। तो आप F2 करके देखो या डबल क्लिक करो तो एडिट मोड में जाएगा, तो ये इसने एक ही कॉलम को सिलेक्ट किया है। इसमें जाओ तो देखो ये 2 कॉलम को सिलेक्ट कर ले, इसने इसका आउटपुट 2 बताया। यहाँ फार्मूला बार में देखो तो अभी भी ये पहला वाला पूरी तरीके से फ्रीज है, ये वाला पूरी तरीके से फ्री है, यानी ये आगे जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, तो उसे जाने दो। जब ये आगे वाले में लेके जाऊंगा तो एच जो है ना, रो तो सेम है तो रो तो 10 ही रहेगी। अब ये ना I10 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे ये I10 हो चुका है अब की बार। तो इसी को हम इसके अंदर, इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें इम्बेड करेंगे। तो ये हमारा जो 1 2 3 4 आ रहा है ना, ये इसको हम उसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें कॉलम नंबर 2 चाहिए, सिंपल सी बात है। जब हमें कॉलम 2 चाहिए तो ये मैंने जो 2 लिखा था इन सबको मिटा दो आप, यार रखना है रखने दो, हमें तो खाली सिलेक्शन से मतलब है। तो अब ये ना जो ये वाली चीज़ें थी, अब इसे ना कॉलम्स का आप कॉन्सेप्ट लगाओ। अच्छा कॉलम का एक बार देख लो आप, ठीक है, सॉरी एक बार आप कॉलम का कॉन्सेप्ट लगाओ। कॉलम का कॉन्सेप्ट नहीं बताया मैंने। तो आप कॉलम नंबर 2 में चले जाओ।
कॉलम नंबर 2, ये भी कॉलम नंबर 2 होगा, ये भी कॉलम नंबर 2 होगा, ये भी कॉलम नंबर 2, ये भी कॉलम नंबर 2 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारा। तो कॉलम्स में खाली एक रेफरेंस बोल रहा है तो वो एक रेफरेंस दे दो आप। वैसे भी अभी जहाँ पे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, नहीं भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ना खुद ही कॉलम नंबर 2 में है। अगर यही फार्मूला में यहाँ कहीं लिख रहे होते तो तुम्हें यहीं पे आके रेफर करना होता। तो अगर मैं रेफर ना करूँ तो देखो फिर मैं जो फॉल्स के लिए एग्जैक्ट मैच होता है वो लगा दो आप। तो देखो ये भी सही वर्क करेगा हमारा। अब इसे कोई डिलीट भी कर देना तो भी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देखो हमारा फार्मूला सही वर्क कर रहा है। ऊपर वाले की बात करो, नीचे वाले में तो हमने यूज किया था, तो डिलीट कर दो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे जब जैसे जो ईमेल में हमारा आया कॉलम वाला फंक्शन, तो ये ईमेल खुद जो है डी कॉलम में लगा है, इसके अंदर हमने कुछ दिया नहीं है, तो ये खुद की बताएगा, खुद यानी कि अपने आप को बोलेगा कॉलम नंबर 4, तो इसकी इनपुट 4 आएगी। लेकिन अगर हम ये फॉर्मूला कहीं और पे लगा रहे होते तब दिक्कत होती। तो हम अब ना ये कॉलम्स वाला यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, जो भी मैंने देखा कैसे फ्रीज करते हैं कॉलम्स। आप देखो मैं इसे फ्रीज करने की कोशिश करूंगा। मैं हमारा मेन कॉन्सेप्ट कॉलम से है, तो कहीं पे मन करे वहां पे लगाओ, किसी डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। तो मान लो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, A2 में लगाता हूँ और फिर A2 कर देता हूँ। मैं पहले वाले को मैं लॉक रखूंगा, मैं डॉलर के साथ अब लॉक कर दो। दूसरे वाले को भी मन करे आपका रो लॉक करना तो करो, नहीं करने का मन करे तो मत करो, हमें तो कॉलम चाहिए ना। तो रो को लॉक करना है कर लो, नहीं करना है तो इसे A2 ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। अब इसे आप क्लोज कर दो। हम एक बढ़ा देंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो पहले के लिए तो ये बताएगा कॉलम नंबर 1 बताएगा, तो इसे बढ़ा देंगे सो दैट ना ये 2 बताए, क्योंकि लास्ट नेम के लिए तो हमें 2 चाहिए ना। अगर अपने लॉजिक से थोड़ा सोचो, यहाँ पे कॉलम नंबर 2 जनरेट करना है हमें, तो 2 कॉलम को लेंगे हम, तो ये कॉलम नंबर 2 से हमें बढ़ना शुरू कराएगा। तो देखो अब मैं इसमें सब में सेलेक्ट ड्रैग कर देता हूँ फार्मूला। तो देखो यहाँ पे देखोगे तो वो कॉलम बढ़ के ये यहाँ पे आ गया है, कॉलम नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बढ़ के ये यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि हमने पहले वाले को तो लॉक किया, A2 तो लॉक है। ये जो ई है यहीं बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये हमें इस तरीके से हमें आउटपुट देता रहेगा, करेक्ट आउटपुट। नीचे वाले में जाएँ तो भी देखो ये वाला पहले हमने यहाँ पे लगाया था वो नीचे खिसक के आएगा। आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो कॉलम से मतलब है, तुम्हारा कॉलम तो वो सही दे रहा है ना। देखो अब की बार वो खिसक के नीचे आ गया है, आने दो उसे, कहीं पे भी आए जाए, हमारे लिए तो कॉलम से मतलब है। तो ये अभी के लिए 2 कॉलम में है तो वो कॉलम 2 बताएगा, ठीक है। तो जो थर्ड वाली है कॉलम्स टेल्स हाउ मेनी कॉलम्स एक्सपेंडेबल रेंज, ये भी वही चीज़ें थी जो कॉलम्स के थ्रू बताया था। एक्चुअल में ये चीज़ें कॉलम हेडर में ये वाली खाली चीज़ें थी, और ये वाला कॉलम्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। रोज टेल्स हाउ मेनी रोज एक्सपेंडेबल, ये क्या कह रहा भाई। रोज टेल्स हाउ मेनी रोज एक्सपेंडेबल लास्ट, अच्छा 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 सॉरी। यहाँ पे जो चीज़ें बोल रहा है कि आप यहाँ पे आईडी देंगे, तो आपका ना ये इनपुट जो है इस तरीके से आना चाहिए, रो में आना चाहिए। यहाँ पे रोज लिखा है, मैं मान लो यहाँ पे एक वैलिडेशन यूज कर लेता हूँ, कॉपी कर लो कोई वैलिडेशन। ये वाला देखो मैं बता चुका हूँ 22 वाला, तो मैं दोबारा नहीं बता पाऊँगा, मैं टाइम ज़्यादा लगेगा बताने के लिए, कोई इशू नहीं है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज़ पूछिए, मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बताने से मना कर रहा मैं। अब देखो यहाँ पे अब आपके पास सिचुएशन है ना, अभी तो देखो मैंने कॉलम को मूव करके किया है, सेम उसी तरीके का हमारे पास एक रो करके फंक्शन होता है, एकदम कॉलम के डिट्टो होता है। जहाँ पे वो कॉलम की बात बताता है, जो हमें रो की बात बताएगा, रो की बात बताएगा कि कौन सी रो नंबर है। तो देखो जब मैं रो लिखूंगा तो ये खुद का रो बताएगा। तो ये अभी रो नंबर 1 है, आप इसे देखो, ये रो नंबर 1 है ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रो नंबर 1 है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं कोई अब पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ, तो ये खुद की बताएगा, जैसे कॉलम्स बताता है तो ये खुद को 5 बताएगा। यहाँ पे आप देखो तो ये कॉलम नंबर 5 है। तो अगर मैं जैसे मान लो कोई रो लिखता हूँ, मैं रो लिख के मैंने कोई रेफरेंस पास कर दी, जैसे मैंने ये वाला इसमें पास कर दिया, तो ये बताएगा कॉलम रो नंबर 3 है, ठीक है।
जैसे हम उसमें करते थे, कॉलम्स में करते थे, वैसे इसमें भी रोज होता है, रोज करके होता है। तो आप सेलेक्ट कर लो जितना। तो देखो जब भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो माउस के जस्ट डाउन में बॉटम साइड में कॉर्नर में राइट में लिखा है 8 रो 1 कॉलम। तो यही मैं सिलेक्शन की बोल रहा हूँ। जब भी अभी देखो जैसे मैं 5 रो में करता हूँ या कुछ भी कर लो, तो अभी के लिए आप देखो मैंने कितना किया है कितना नहीं किया है। तो यहाँ पे जो मेरा रो है, रो मैंने सेलेक्ट किया है, 4 रो है। देखो 1 2 3 4, तो ये मुझे आउटपुट में 4 बताएगा। और यही कॉन्सेप्ट पहले तो हमारा जो डेटा था वो कॉलम के अकॉर्डिंग था, तो वो, लेकिन अब हमें किसी की आईडी मिल रही है ना, तो हमें उसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम ईमेल बताना है। तो देखो वो हम किस तरीके से बताएंगे। जे हमें सर्च करना है, जे हमने ले लिया, जिसे हमें सर्च करना है इसे लॉक कर दो, क्योंकि देखो नीचे ड्रैग करोगे आप तो वो फिर मूव होगा, तो फिर रेफरेंस गड़बड़ होगा। और अब आपका जो रेंज है वो रेंज आप ले लीजिए। रेंज ले लिया हमने। अब आप देखो ध्यान से, थोड़ा लॉजिक से सोचो, जो लास्ट नेम है वो हमारे लिए कौन सी रो में कौन सी पोजीशन पे होगा, सेकंड कॉलम होगा ना। कॉलम इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉलम इंडेक्स लास्ट नेम के लिए 2 होगा, इसके लिए 2 होगा, फिर फर्स्ट नेम के लिए 3 होगा, ईमेल फोन के लिए वैसे ही 4 5 होगा। तो जो मेरे पास ये 3 4 5 जो बढ़ रहे हैं ना, तो मैं उसका ना कहीं रेफरेंस बना देता हूँ मैं। तो अब मैं ना रो का मैकेनिज्म लगाऊंगा मैं। अब मैं देखो कॉलम तो मैं राइट साइड में इस तरीके से मूव करा रहा था, इस तरीके से जाएगा जब राइट में तो कॉलम मूव होगा। लेकिन जब मेरा डेटा नीचे को जा रहा है तो अब यहाँ पे कॉलम काम नहीं आएगा, आपके लिए रो काम में आएगी, क्योंकि रो ही ऐसी मैकेनिज्म होगा जो आपकी कॉलम नंबर या कॉलम इंडेक्स वैल्यू को इंक्रीज कराएगा, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ाएगा। तो रो लेना है तो आप यहाँ से लो, तो इसको रो 2 बोलेगा, इसको 3 बोलेगा, रेफरेंस कर दो जैसे हम उसमें करते थे। और आपको रोज करनी है तो रोज कर लो, कॉलम्स बताया था उसी के अकॉर्डिंग रो है, रो आप कर लो, नहीं होगा तो आप कह देना मैं कर दूंगा। मैं कहीं साफ जगह देख के रेफरेंस ले लेते हैं हम। तो हमें कॉलम्स ना, देखो अगर मैं सेम को ही मैं कॉलम को रेफर करूँ मैं 2 6, और मैं इसे लॉक कर देता हूँ, मैं पहले वाले को मैं लॉक कर दूंगा मैं, ठीक है। और ये देखो मेरा कॉलम इंडेक्स का काम ये हो गया, और ये यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया। अब देखो ये वाला एक ही रो है, तो यहाँ पे ना हमें एक बताएगा, बोलेगा कि ये रोज इस रोज से रो के बीच में ना 1 है। तो हमें आउटपुट में जो है ना आईडी फिर से दे देगा, क्योंकि क्योंकि वो जो रो नंबर दे रहे हैं ना वो कॉलम नंबर के जगह से अप्लाई हो रही है, कॉलम इंडेक्स। तो इसे ना हम एक खुद से ऐड करके कर देंगे, या तो इसका रेंज ना पहले से आप एक्सपेंड कर दो आप, तो ये एक कम देगा तो खुद से आप ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारे लिए कॉलम अगर एक ही करोगे तो खुद उसी की बताएगा, 2 करेंगे तो लास्ट नेम की बताएगा। एंड देन आप उसे ड्रैग कर दो, आप देखो सबकी सही बता रहा है वो, यानी 10061 जो है ये वाला है, इसका आप देख लो, फ़ोन नंबर मेल आईडी सब कुछ सेम है। आप वैल्यू चेंज करने का मन करे वैल्यू चेंज करके आप देख लीजिए, ठीक है। ये इसके लिए एरर आ रहा है कि ये वाली वर्कबुक जो है ये सेव नहीं है, इसका हमने रेफरेंस यूज किया है, तो वो इसलिए मना कर रहा है सेव करने के लिए। तो अब जहाँ पे रेफरेंस लगा होगा अब ये सेव हो गई मेरी। अब देखो जो कॉलम नंबर था ना वो कॉलम नंबर ना मैच करके था, सॉरी कॉलम नंबर हम हार्ड कोड करके सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। हार्ड कोड मतलब कि हम कॉलम नंबर 2 3 4 5 करके कर रहे थे। अब यही वाली जैसे मान लो यही वाला डेटा वैलिडेशन उठा लेता हूँ मैं, यहाँ पे लगा देता हूँ भाई, ठीक है। अब जो कॉलम नंबर है हम उसे ना मैच के थ्रू करेंगे। मैंने बताया था कि जो मैच होता है वो बताता है कि जो पर्टिकुलर चीज़ इस रेंज में कहाँ पर है। तो वी लुकअप जैसे लगाते हो वी लुकअप लगा लीजिए। आप लोगों को समझ आ रही ना? किसी को कोई कन्फ्यूजन हो ना तो प्लीज़ आप बोलिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरी चीज़ समझ आए। और जैसे अभी के लिए जैसे मैं मान लो लास्ट के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे मैं 2 दे देता हूँ, क्योंकि मेरा जो लास्ट नेम है वो 2 ही है, और यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ मैं। यहाँ पे जो मैंने 2 दिया है, अगर आप इसके हेडर को देखो आप, तो जो हमारा हेडर है वो लास्ट जो है सेकंड पे है,
और ईमेल को अगर आप देखें तो ये पहला दूसरा चौथे पे है। तो अगर मैं मैच लगा दूं किसी एक चीज़ को मुझे जानना हो, जिसको मुझे जानना हो, जैसे मैं मान लो लास्ट को जानना चाहता हूँ मैं, तो मैं मैच लिखूंगा मैं, ये लास्ट कर लो आप। और दोनों का सेम है तो इसमें लगाओ या इसमें लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके लिए। और इसे लॉक जरूर कर देना, नहीं तो आगे पीछे चलेगा तो दिक्कत करेगा, रेफरेंस चेंज होगी। ये देखो मैं यही बोल रहा था, जो लेस देन के लिए होता है एग्जैक्ट मैच के लिए, जो ग्रेटर देन के लिए होता है। एक्सप्लेन कर दूंगा इसको भी। तो देखो मैंने अभी पूछा है, लास्ट के लिए पूछा है, यहाँ पे देखो लास्ट के लिए मैंने पूछा है कि ये कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये बोल रहा है 2 पे है। मैं मान लो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और मैं जो ये वाला था इसका रेफरेंस मैं इस तरीके से चेंज करता हूँ। मैं F2 लगा के मैं फार्मूला एडिट मोड में जाता हूँ, अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस कर लेंगे तो ये चला जाएगा वहाँ पे। तो ये बता रहा लास्ट में हमारा ये है। अगर मैं इसे फ़ोन कर दूँ तो ये बताएगा कि ये 5 है। तो यही वाला जो मैच वाला जो फार्मूला है ना, इसी फार्मूला को जहाँ पे हम कॉलम नंबर लिख रहे हैं ना, यहीं पे हम दे देंगे। अब ये चीज़ें देने का फ़ायदा ये चीज़ हो जाएगा ना, एक ही जगह पे हमारा जो मन करे वो चीज़ हम ले लेंगे कॉलम नाम के बेस पे, ठीक है। तो देखो ये जो 2 है, 2 को मैं मैच कहता हूँ मैं, मैच करो। मैच लगाया भाई मैंने, इसके लिए मैंने मैच लगा दिया मैंने, ठीक है। फॉर्मूला गड़बड़ हो गया, छूट गया मेरे से। मैंने मैच लगाया और इसे ना अब इस रेंज को मैं लॉक करूँगा, क्योंकि ये औरों पे जब इस पे आऊँगा ना तो वो मूव हो जाएगा मेरा। तो इसे भी लॉक कर दो और इस रेंज को भी लॉक कर देना चाहिए हमें। और ये वाली जो आईडी है जब मैं इसे पे ड्रैग करूँगा तो इसे भी लॉक कर दो, क्योंकि जब ये वाला फॉर्मूला है इसमें आएगा ना तो ये जो आईडी मूव होके यहाँ पे आ जाएगी। तो इसे भी लॉक कर दो और मैच के लिए मैं 0 दे दो, ठीक है भाई। इतनी चीज़ क्लियर। अब आपके पास अब आपके पास ये ट्रू या फॉल्स रह गया, तो ट्रू या फॉल्स के लिए एग्जैक्ट मैच दे दो आप। देखो अब ये चीज़ें जो है ये इस पे मैंने मैच लगाया हुआ है। अगर मैं मान लो इस पे ना सब पे ड्रैग कर दो आप, सब पे ड्रैग कर दिया मैंने। अगर देखो अगर मैं इसे ना मैं फ़ोन लिख दूँ, मैं फ़ोन लिख दूंगा मैं, तो यहाँ पे देखना ये फ़ोन नंबर आ जाएगा। देखो ये फ़ोन नंबर आ गया, यहाँ पे हेडर के बेस पे आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं ईमेल लिखूँ तो ईमेल ये आ जाएगा। ईमेल जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही ये वाली चीज़ें बराबर ही होनी चाहिए। कुछ दूसरी चीज़ें आ गई ना तो ये चीज़ें फिर नहीं होगी मैच, उसे सर्च नहीं कर पाएगा। तो मेनली ये सीन है इसका कि जब मैं मैच इसमें मैंने जहाँ पे कॉलम इंडेक्स दे रहा था तो जो मैच है हमारा, अब मैच इसे सर्च करेगा कि ये वाली चीज़ जो रेफरेंस लगी है वो इस रेंज में कौन सी पोजीशन पे है। तो वो काउंट करेगा पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4th। तो ये बोलेगा 4th पोजीशन पे है। तो यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स वाली जो वैल्यू सप्लाई हो रही थी, तो यहाँ पे इस लुकअप के लिए 4 होगा। 4 होते ही वो आपको ईमेल देना शुरू कर देगा, ठीक है। आप इसे भी डेटा वैलिडेशन के थ्रू दे सकते हैं, कुछ भी नाम देने का मन करे। जैसे मैं मान लो अभी के लिए इनको हटा दूँ, तो यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन का मैं जैसे यूज करूँ, अल्ट DL यूज किया मैंने, और यहाँ से मैं मान लो लिस्ट ले लूँ, मैं लिस्ट ले ली मैंने, और ये चीज़ें मैंने इस तरीके से कर दी मैंने, ठीक है। तो देखो अब जब मैं ईमेल पे करूँगा, फ़ोन पे करूँगा तो ये फ़ोन में चेंज हो जाएगा। जब मैं लास्ट बोलूँगा तो ये लास्ट नेम हो जाएगा। जब मैं बोलूँगा फर्स्ट नेम तो ये फर्स्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम पार्शियल मैच पे आते हैं।
एक चीज़ और मैं आपको कह दूं कि जो हमारा वी लुकअप होता है वो वाइल्ड कार्ड को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। ये टू टू लुकअप वाला अरे टाइम भी हो गया आपका, मैं तीन चार चीज़ें बची, पांच चीज़ें, ऑलमोस्ट आपका आधा घंटा का और बाकी रह गया आप लोगों का, 11 बज गए आप लोगों के। हेलो, आप लोग 11 बजे जाओगे? यस, आज मेरा तो है वर्किंग, बाकी लोगों का आई डोंट ठीक है, मैं आज के लिए जितना मैंने किया है, मैंने आप लोगों को फाइल एडवांस में भी भेजी थी, आज भी मैं भेज देता हूँ मैं। नो। और प्लीज़ आप लोग ना इसे मैं जो भेजता हूँ मुझे लगता है शायद ना आप लोग मुझे कभी कभी लगता है कि आप लोग नहीं ट्राई करते हैं। आप लोग प्लीज़ किया करिए ट्राई, क्योंकि मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे लगता है शायद आप ट्राई नहीं करते हैं, बाद में करेंगे आपको लगता होगा कि आता होगा सारी चीज़ें, बट मे भी हो सकता है उस टाइम तक आप लोग काफ़ी चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो चुकी होंगी। और जितना मैंने एक्सेल में सिखाया है ऑलमोस्ट आपका ना 95% तक आपका सारा का सारा वर्क उसमें कवर होगा। तो आप लोग प्लीज़ हेलो, ओके। हाँ हाँ बोलिए मैम। मुझे कल की फाइल नहीं मिली। आई हैव चेक्ड माय मेल बट कोई मेल नहीं आया है कल का रिकॉर्डिंग एंड एक्सेल। यस, मुझे भी नहीं आया कल का। आप लोगों को वैसे भेजते कौन है जनरली? एक मिनट था। मैंने कल का भेजा हुआ है। कल का देखो मैंने भेजा हुआ है। मैंने ये लुकअप वाला मैंने एडवांस हाँ, में इसी ईमेल आईडी से आता है, jilani@blend। हाँ, तो जिलानी सर से आप कंफर्म करिए, आपके जो मेंटर होंगे वो भिजवा देंगे। मैंने आप लोगों को कल लुकअप का एडवांस में भेजा था और कल का भी मैंने भेजा हुआ था। तो आप उनसे जो आपके मेंटर हैं मैं आज भी भेज दूंगा, और आप उनसे प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। सावाजीत, हाँ जी मैम। आप एक्स लुकअप का थोड़ा लेंगे क्या? क्योंकि हम एक्स लुकअप यूज करते हैं और थोड़ा मुझे उसमें एरर आता है कभी कभी। एक्स लुकअप में हाँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं ले लूँगा। एक्चुअल में मेरा जो ऑफिस है ना वो 2019 है और एक्स लुकअप 365 में आया हुआ है ना। यस। तो मैं मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं बट बता दूंगा। एक्स लुकअप वैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बता दूंगा मैम आपको मैं। ओके ओके। और कोई किसी को कोई कंसर्न? एक फजी लॉजिक नाम का एक होता है, वो आता है क्या एक्सेल में? फॉजी लॉजिक? नहीं, मैंने नाम नहीं हाँ। सुना है। अच्छा, तो वो दूसरा रहेगा, दूसरे फंक्शन में। हाँ, ओके। आप लोगों को अच्छा डेटा एनालिसिस में अगर टाइम हो रहा है तो आप लोग चले जाइए, अदरवाइज मुझे लगता है आप लोगों को शायद सिक्वल उक्वल आती है ना। नहीं पता, यूजुअली मैं जो बोल रहा था ना फजी लॉजिक, मुझे बहुत सारे नेम मैच करने पड़ते हैं, बट नेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कंपनी नेम है लिमिटेड है, तो कहीं पे लिमिटेड नहीं लिखा है, कहीं पे प्राइवेट है, तो उसके बाद डॉट नहीं है, उसके लिए पूछ रहा था। तो ऐसा कुछ एक्सेल में आ सकता है? देखो एक्सेल में ना ऑलमोस्ट जो चीज़ें आप बोल रहे हैं वो ना आप लॉजिक बिल्ड करिए, लॉजिक बिल्ड करने पर ना एक्सेल में सारी प्रॉब्लम्स ना सॉल्व हो जाती है ऑलमोस्ट ना। मुझे लगता है कि एक्सेल में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो सकती है, आप लॉजिक जैसे बिल्ड करिए। हम्म। मेरे पास वैसे क्वेश्चन या वैसे सिचुएशन होती है एक्सप्लेन करने के लिए, बट ना आप लोगों का टाइम बहुत कम है। अगर उस तरीके से मुझे सिखाना हो तो काफ़ी लंबा कंटेंट चला जाएगा, काफ़ी लंबा टाइम चला जाएगा, कंटेंट तो इतना ही रहेगा। इसमें सिचुएशन बिल्डअप करनी होगी और अलग अलग सिचुएशन के साथ में देना होगा। जैसे मैं कहूँ 2 मिनट लग रहा है अभी आपका, जैसे मैं मान लो इसमें कुमार है, इसकी मान लो डिपार्टमेंट HR है और इसकी मान लो सैलरी 2500 है। अगेन देन ऐसे ही पटेल करके है, कोई वो IT में वर्क करता है एंड देन उसकी सैलरी 10,000 से है। या मान लो अब आपको ये चीज़ें ना नाम इसमें चाहिए, जैसे कुमार चाहिए, ये इसमें HR आ जाए, इसमें सैलरी आ जाए, और आपका डेटा इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सेल में कर पाओगे जो भी आपने सीखा है वेयर के साथ में। या मान लो जैसे आपका कार्ड नंबर देखते हो कुछ इस तरीके से लिखा होता है, कार्ड नंबर 4 4 डिजिट में ऐसे लिखा होगा, फिर लास्ट में सॉरी आप देखोगे इसमें स्टार स्टार करके होता है। कल एक लड़का था किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, मेरे से उसने कॉल किया, बोला कि ना मैं चाहता हूँ ना शुरू के
या जो कार्ड नंबर है वो शुरू के 2 डिजिट या 6 डिजिट ना वो मास्क हो जाए या स्टार में चेंज हो जाए, और लास्ट की वो सारी की सारी नंबर्स ना एज इट इज पड़ी रहे, तो ये भी आप रिप्लेस से कर पाओगे। तो ये सारी ना मतलब ईजी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, वो आप जितना वर्क करोगे, पूछोगे कि ये चीज़ें कैसे होगी कैसे नहीं होगी, या तो आप खुद कर लोगे, लेकिन 2-3 सिचुएशन जब आप खुद से कर सॉल्व करोगे ना, आपकी इमेजिनरी वैसे ही बिल्डअप हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपने सारी चीज़ें सिचुएशन देखा है। तो जैसे उसका था तो उसने मैंने उसको बोला कि रिप्लेस यूज कर लो भाई, ओल्ड टेक्स्ट है